तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं सीयूईटी यूजी फिजिक्स 2022 के पीवाई वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। और ये डिटेल सॉल्यूशन है। क्वेश्चन आपके पास 50 क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको एनी कोई भी 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना होता है। तो ये क्वेश्चन सारा एनसीईआरटी बेस्ड है और क्वेश्चन पीवाई क्यू है। तो एक क्वेश्चन करेंगे और याद रखना एग्जाम में इसी पैटर्न का क्वेश्चन आता है। तो आज हम करने वाले 2022 का, फिर हम इसी तरह 2024 का भी मैं आपको सॉल्यूशन जल्द ही प्रोवाइड करा देंगे। तो चैनल से बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल से भागना मत इधर उधर कहीं, क्योंकि ये चीज़ आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है ना। एक इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है जिस पर क्या है, उस पर चार्ज है। और चार्ज कैसा है, उस पर जो चार्ज है वो लैम्डा है। मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी गिवन है, लैम्डा गिवन। तो कह रहा है इससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, यानी आर डिस्टेंस पर बताओ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो याद रखना सिंपल सिंपल क्या पूछा गया, फॉर्मूला पूछा गया है। फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना। ये होता है सिंपल फॉर्मूला पूछा गया था। तो करेक्ट आंसर कौन सा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4। आते हैं अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 लिखता है 2 पॉइंट चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चे गलती करते हैं। मैं आपको सिंपल बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा, आप याद रखना, आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो एक दो चार्ज रखा है, एक चार्ज माइनस क्यू, एक चार्ज रखा है +4 क्यू, और ना +4 क्यू, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस कह रहा है उसमें सेपरेशन आ रहा है। कहता है वेयर शुड बी ए थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड, कह रहा है कि तीसरे चार्ज को आप कहाँ पर रखो, एक तीसरे चार्ज को कहाँ पर रखो सच दैट इंटायर सिस्टम ऑफ चार्ज बिकम्स इन इक्विलिब्रियम, ताकि सबका सब चार्ज क्या जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। मतलब इक्विलिब्रियम का होता है नेट फोर्स जीरो हो जाए। तो हमें एक थर्ड चार्ज को रखना है ना। तो मान लो थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू है, हम मान लेंगे थर्ड चार्ज कहता है वो थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू है, इसको कहाँ रखें। ठीक है, तो ट्रिक याद देखो कहाँ रखना पड़ता है चार्ज को जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो देखो पहले जो चार्ज, जो पहले से दो में जो चार्ज गिवन है वो चार्ज कैसे गिवन है, एक चार्ज था माइनस क्यू, एक चार्ज था प्लस क्यू। तो देखो इसमें से छोटा चार्ज कौन है, छोटा चार्ज करने का मतलब होता है कि साइन को ध्यान मत दो, सिर्फ चार्ज को देखो। एक क्यू है, अगर मान लो 4 क्यू होता, तो छोटा चार्ज कौन है, छोटा चार्ज है माइनस, छोटा चार्ज है ये क्यू वाला। तो हमारा जो नेट फोर्स जीरो आएगा वो इधर ही कहीं यहाँ पर आएगा, है ना। इसी के डायरेक्शन में कहीं पर होगा जहाँ पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। मान लो पॉइंट पी है, यहाँ पर नेट फोर्स जीरो। चलो इसको मान लिया कि इस कैपिटल स्मॉल माइनस क्यू चार्ज से कितनी डिस्टेंस पर रखा है, ये क्यू माइनस एक्स डिस्टेंस पर रखा हुआ है। और यहाँ पर हमने क्या रखा है, यहाँ पर हमने इस कैपिटल क्यू चार्ज को रख दिया। ठीक है, हमें निकालना कि यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर बोलते हैं नेट फोर्स जीरो होगा, क्यों होगा चेक करते हैं। देखो ये माइनस क्यू चार्ज इसको अपनी ओर क्या करेगा, इस माइनस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू वाला चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, मान लो F1 फोर्स से। ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू चार्ज से क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना। कितने फोर्स से, F2 फोर्स से। अब निकालते F1। नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब F1 की वैल्यू F2 के इक्वल हो जाएगा, तो बोलेंगे नेट फोर्स जीरो, मतलब ये इक्विलिब्रियम में। F1 निकाल लेते हैं, F1 का फॉर्मूला कितना होगा, तो हो जाए K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक, F2 कितना फोर्स है, वो +4 क्यू, और ये +4 क्यू और ये कैपिटल क्यू के बीच का फोर्स है। तो हो जाएगा K इंटू क्यू इंटू 4 क्यू डिवाइड बाई हो जाएगा ये हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा R+x को होल स्क्वायर। देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा R+x, क्योंकि नीचे वाला यहाँ से x है और इसके आगे कितना डिस्टेंस है R। तो पूरा कैपिटल क्यू से लेकर +4 क्यू तक का डिस्टेंस कितना हो गया, R+x स्क्वायर किया। अब क्या करते हैं, कुछ कैंसिल आउट कर लेते हैं, देखते हैं। तो के क्यू का टर्म कैंसिल, के क्यू टर्म कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल। ठीक है, तो यह आगे हमारे पास 1/x स्क्वायर की वैल्यू हो गई है 4 डिवाइडेड बाई R+x का होल स्क्वायर बन गया। दो साइड क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर लेते हैं। स्क्वायर रूट करने पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1/x, स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा R+x। सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आ जाएगा R+x इज इक्वल टू हो जाएगा 2x, एक्स हो जाएगा, एक्स जाएगा राइट साइड में बन जाएगा -6, तो 2x - x हो जाएगा x, तो x की वैल्यू आ जाएगी r। तो याद रखना, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, r डिस्टेंस पर, मतलब कि ये चार्ज कहाँ पर होना चाहिए, ये चार्ज r डिस्टेंस पर रखा होना चाहिए। कहाँ से, -q चार्ज से, है ना। और किस साइड, जिस साइड -q चार्ज रखा है उधर ही रखना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट। तो याद रखना कहाँ पर होता है वो, कहाँ पर नेट फोर्स जीरो होगा, तो तस्वीर चेक करो। अगर दोनों पे चार्ज उल्टा है, एक प्लस एक माइनस, इसके बाद देखो कि छोटा चार्ज कौन, छोटा चार्ज जब भी देखना होता है तो हम विदाउट साइन देखते हैं ना, साइन को ध्यान मत देना, विदाउट साइन देखो। विदाउट साइन मतलब, है ना, प्लस माइनस ध्यान मत देना, सिर्फ देखो क्यू बड़ा है या 4 क्यू। तो अब देखोगे आपको 4 क्यू बड़ा है, छोटा कौन हो जाएगा, क्यू आपके लिए, तो क्यू के साइड ही होगा, है ना। जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये पॉइंट इधर आ गया था क्यू, क्योंकि हम एज्यूम कर लेते हैं, हमने पता चला कि ये क्यू छोटा चार्ज है, तो हमने इधर ही आपका इसी के डायरेक्शन में क्या होगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा तो नेट फोर्स कहाँ पर जीरो होगा, इन दोनों के बीच में कहीं पर। ठीक है, इफ बोथ चार्ज आर पॉजिटिव, दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव या दोनों चार्ज नेगेटिव हो जाए, तो जो नेट फोर्स होगा वो दोनों चार्ज के बीच में कहीं पर होता है।
आते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 लिखता है द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। तो देखो अगर ये चार्ज स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल है, ठीक, तो इसके सेंटर से देखते हैं ना, इसके सेंटर से ये डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ से हम मेजर करते हैं डिस्टेंस को, ठीक। इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस, है ना, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस आर, ठीक। तो इस साइड में हमारा रेडियस होगा और वाई एक्सिस में हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें पता है कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, कितनी चार्ज स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं रहेगा यहाँ पर पहले, कब तक, अंदर में, जब तक हम रेडियस के अंदर तक है। सरफेस पे आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाता है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करती है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता होता है 1/r² के फॉर्म में। तो ग्राफ ऐसे चला जाता है थोड़ा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इट इज द करेक्ट इक्वेशन ऑफ, है ना, करेक्ट ग्राफ हो जाएगा। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। और जितने CUT वाले क्वेश्चन है, ध्यान सुनो, CUT वाले जितने क्वेश्चन है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके नीट के लिए, क्योंकि नीट में भी ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ऐसा ही पैटर्न एकदम। तो जिसने नीट का प्रिपरेशन किया उसके लिए दिक्कत नहीं होगा, जो CUT का प्रिपरेशन कर रहा है उससे कहीं ना कहीं नीट का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन 4, लिखता है एक कंडक्टिंग स्फीयर इस चार्ज, एक चार्ज है जो कंडक्टिंग है उस पर, है ना, वो एक चार्ज पर, ठीक है, एक कनेक्टिंग स्फीयर है जो जिस पर कुछ तो चार्ज है, हमें पता कुछ तो चार्ज है। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। कह रहा है कि इससे 20 सेंटीमीटर आगे, है ना, 20 सेंटीमीटर हम एज्यूम कर लेंगे कि ये फोर्स कहाँ पर, ये 20 सेंटीमीटर इस स्फीयर के बाहर है। तो कह रहा है यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर इज 1.2। कह रहा है यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू है वो गिवन है 1.2 इंटू 10⁻³ कितना, न्यूटन पर कूलम। तो कह रहा है कि बताओ इस पर चार्ज कितना होगा, और डायरेक्शन कैसा है, रेडियली इनवर्ड, मतलब डायरेक्शन कैसा है, अंदर की ओर डायरेक्शन बन रहा है ऐसे, ध्यान देना, डायरेक्शन कैसा है, अंदर। तो कह रहा है बताओ इस पर नेट चार्ज कैसा है, इस स्फीयर पर नेट चार्ज कैसा है। तो सबसे पहले पॉइंट याद रखना कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर आ रहा है, मतलब ये चार्ज कैसा है, ये चार्ज नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइन हमेशा अंदर की ओर आती है, मतलब चार्ज तो आएगा नेगेटिव, यानी ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर 4 है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, अंदर ना, रेडियली इनवर्ड, उसने कहा अंदर की ओर, है ना, जो रेडियस बना था उसके अंदर की ओर आएगा ये। बाकी वैल्यू निकालना, तो वैल्यू कैसे निकालते हैं, वैल्यू होता है E इक्वल टू, हम लिखते हैं क्या लिखते हैं हम लोग, KQ डिवाइड बाई R²। तो Q पूछा है तो Q का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ER² डिवाइड बाई K, ठीक है। E की वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻³ हो गया ये, ठीक है। R दिया 20 सेंटीमीटर तो हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻² का हो जाएगा ये स्क्वायर। और K की वैल्यू कितनी होती है, K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। बाकी क्या करना है, बाकी रख के आपको सिर्फ यहाँ पर सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं तो चलो इसको 0 हटाएंगे तो नीचे एक 0 और आ जाएगा, ठीक है। 3 से ये 3 टाइम में कैंसिल होगा, 3 से ये 4 टाइम में कैंसिल होगा। ऊपर वैल्यू पूरा सॉल्व करते हैं ना, ऊपर पूरी वैल्यू को अगर हम सॉल्व करें तो ऊपर वैल्यू हो जाएगी आपका, ये हो गया, चलो मान लो हो गया आपका 4/3, ठीक है। 4/3 इंटू ये बन जाएगा 10 का पावर हो जाएगा -7, और ये हो जाएगा आपका 400 इंटू 10 का पावर -4, ठीक। थोड़ा सॉल्व करते हैं और वैल्यू कितनी हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/3, और ये हो जाएगा 10 का पावर -9, ठीक है। कर लेना एक बार, ठीक। तो 16/3 कितना होता है, 16/3 होता है तो हो जाएगा आपका, हो जाएगा फिर 5.3, तो हो जाएगा 5.3 इंटू 10 का पावर -9 कूलम। और चार्ज कैसा है, मैंने चार्ज कैसा है, चार्ज है नेगेटिव, ठीक है, चार्ज नेगेटिव। ऐसे एक ही ऑप्शन है, ऐसी बार जज कर सकते थे, लेकिन चार्ज आएगा नेगेटिव, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, आई थिंक 5 आंसर कितना आएगा माइनस, तो जो चार्ज की वैल्यू होगी वो हो जाएगा -5.3 इंटू 10 का पावर -9 कूलम, ठीक है। तो हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कह रहा है एक हमारे पास इस टाइप का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया क्या है, A है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, D है। कह रहा है इसके बीच में हमने क्या किया, इसके बीच में हमने एक, है ना, एक कॉपर प्लेट को इंसर्ट कर दिया जिसका थिकनेस B है। तो मान लो हमने यहाँ पर एक कॉपर प्लेट्स लगा दिया ना, ये क्या बन गया, ये जो येलो कलर है ये हमारा कॉपर प्लेट है, जिसकी थिकनेस कितनी की है, कह रहा है इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस हो गई B। तो क्या बताओ अब इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि इसका मान लो कैपेसिटेंस के मान लेना है सभी, अभी एज्यूम करते हैं के होता तो फॉर्मूला क्या होता है, जब के होता है तो नेट जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है ε0 इंटू A डिवाइड बाई होता है D माइनस B प्लस B/K, अगर B क्या है, थिकनेस है, ठीक। पर याद रखना ये क्या है, कॉपर है,
तो ये रखना कॉपर के लिए क्या होता है, कॉपर एक मेटल है और मेटल के मैंने कहा था मेटल का याद होगा, तो कॉपर के लिए के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फानाइट। ठीक है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइड बाई डी माइनस बी, और ये हो जाएगा बी बाई इन्फिनिटी, बी बाई इन्फिनिटी हो जाएगा कितना, 0। तो आंसर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइड बाई डी माइनस बी, है ना। ये हो जाएगा इसका आपका नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। तो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 2। बात समझ आ गया है तो चैनल को लाइक करना और कमेंट में लिखो हाँ समझ आ रहा है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6। लिखता था एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क, है ना, एक्सपीरियंस बाय ए इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डेवलपमेंट पी इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय। तो टॉर्क का फॉर्मूला सिंपल पता है, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, पी क्रॉस ई। तो बड़ा तो सिंपल पूछा गया था उस साल क्वेश्चन, सिंपल पूछ गया था फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, जो जल्दी जल्दी 4 नंबर टिक करना। याद रखना आपको टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आई थिंक 1 आवर टाइम मिलता है, तो 1 आवर में आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो स्पीड आपकी रहनी चाहिए। और ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिस आपने अगर बोर्ड एग्जाम दिया है तो आपके पास ये प्रैक्टिस होगा, या फिर अगर आपने सीयूटी अगर आपने नीट या जेईई का प्रिपरेशन किया है तो आपके पास भी ये स्पीड होगी। आपको मत होता है क्वेश्चन को समझना और सॉल्व करना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देता है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, है ना। इस करंट में इलेक्ट्रिक में पूरी कितनी करंट फ्लो करेगी, आई की वैल्यू बतानी है, ठीक है। और दूसरी बात, जो लोग सीयूटी का पेपर देख रहे होंगे याद रखना सीयूटी में सिर्फ क्लास 12 का सिलेबस आता है बस, है ना, 11 का सिलेबस नहीं आता यहाँ पर, तो ये आप भी सुन लेंगे। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है। जज कैसे करते हैं, देखो हम जज कैसे करते हैं, मान लो अगर ये पॉइंट ए है ना, तो ये पॉइंट भी कितना है, ए, ठीक। तो अच्छा अगर मान लो अगर ये पॉइंट बी है, ठीक, तो ये भी पॉइंट हो गया बी, ठीक। इस पॉइंट को हम लोग सी मान लो, इस पॉइंट को हम लोग डी मान लेते हैं ऐसे, ठीक है, और बनाना स्टार्ट करते हैं कहाँ से, कहाँ, ए से। तो एक पॉइंट बना लेंगे ए, एक पॉइंट हम बना लेंगे बी, ठीक है। एक पॉइंट हो गया ए, एक पॉइंट हो गया बी। याद रखना वैसे ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, हम आपको बता रहे कैसे, ऊपर बना लो सी, नीचे बना लो डी, ठीक है, नीचे हो गया डी, ऊपर हो गया सी। अब देखो सबसे पहली बात एक एक करके ध्यान देना, देखो ए और सी के बीच में एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया है ना। तो क्या करेंगे, ए और सी के बीच में क्या करेंगे हम, ए और सी के बीच में हमने क्या किया, ए और सी के बीच में एक लगा दिया रेजिस्टेंस, ठीक है। पहला काम खत्म हो गया, बात का दूसरा। अब देखो सी और डी के बीच में कितना रेजिस्टेंस लगा है, एक 2 ओम का रेजिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, सी और डी के बीच में क्या लगा दिया हमने, एक रेजिस्टेंस लगा दिया 2 ओम का, ठीक, ये भी काम हो गया काम। अब देखते हैं, देखो नीचे देखते हैं ये पॉइंट, ये रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ लगा है, तो ये ए पॉइंट और डी पॉइंट के बीच में लगा हुआ रेजिस्टेंस है 2 ओम। तो ए और डी के बीच में भी क्या लगाना है, ए और डी के बीच में लग गया एक और रेजिस्टेंस डी, ठीक। अगला चलते हैं, अगला देखते हैं यहाँ पर एक 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये कहाँ लगा हुआ है, तो ये लगा हुआ है सी पॉइंट और ये लगा हुआ है बी पॉइंट के बीच में। तो सी पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में भी एक रेजिस्टेंस और लगा दो। तो सी पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में भी लग गया एक और रेजिस्टेंस ये, ठीक। और जो लास्ट बच गया वो हमारा कौन कौन सा हो गया, हमारा डी पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में भी एक और रेजिस्टेंस लगा दो। तो डी पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में भी एक और रेजिस्टेंस लग गया, ये बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा बैटरी कहाँ जुड़ा हुआ है, तो देखो बैटरी जुड़ा हुआ है ए पॉइंट और दूसरी साइड हमारा बी पॉइंट से। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट से जोड़ दिया हमने एक बैटरी, बस काम हो गया, है ना। और एक पॉइंट याद रखना मेरा सिंपल तरीका, ठीक। सबकी वैल्यू कितनी थी, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता है, तो इसका कोई काम हमारा रहेगा नहीं, ठीक। तो सबसे पहले जो आर इक्विवेलेंट निकालोगे ना, आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। कैसे करते देखो, ऊपर का 2 ऊपर का 2 दोनों सीरीज में रहेगा, तो 2 और 2 हो जाएगा 4, मतलब कि इसकी वैल्यू और इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा 4, ठीक। नीचे भी 2 और 2 का इक्विवेलेंट आ जाएगा कितना, 4, और ऊपर का 4 और नीचे का 4 रहेगा किसमें, पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट जो फॉर्मूला आएगा वो हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है 2। सॉकेट ट्रिक याद रखना कि जब भी इस टाइप का डायग्राम आ जाए तो जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो 2 के इक्वल होता है। मतलब अगर सारे पी क्यू आर एस सभी की वैल्यू अगर 2 2 2 है तो इनका इक्विवेलेंट भी 2 आता है, ठीक। अगर सभी की वैल्यू अगर एन होती तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी एन आता। सॉकेट ट्रिक इतना याद रखो। हमसे पूछा है करंट की वैल्यू, तो करंट का फॉर्मूला हो जाएगा आई इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज कितना दिया था, 2 वोल्ट लगाया बैटरी और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया है 2 ओम का, तो 2 से 2 हो गया, आंसर आ जाएगा आपका 1 एम्पियर। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन 4 यानी 1 एम्पियर द करेक्ट आंसर। बात समझ आ गया। ट्रिक याद रखना, क्वेश्चन आएगा आपको इसी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। चलिए आते हैं, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। लिखता है ए वोल्टमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 150 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड बी इन द गिवन सर्किट। तो हमें क्या गिवन सर्किट है उसमें दिख रहा है कि ए और बी के बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ए और बी के बीच में एक 100 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है, ठीक है। और इसके पहले हमने क्या किया, एक वोल्टमीटर को क्या किया है, लगाया है ना।
तो वोल्टमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 150 ओम। तो क्या करना हमें 150 ओम का यहाँ पे हमें लगा देंगे रेजिस्टेंस। तो क्या करते हैं इसके पैरेलल में ना, इसके पैरेलल में क्या ले 150 ओम का लगा दिया रेजिस्टेंस। तो कह रहा बताओ ये जो वोल्ट मीटर है ना, इस वोल्ट मीटर का कितना रीडिंग नोट करेगा। मतलब ये वोल्ट मीटर होता है जिसका मैंने साइड में बना दिया रेजिस्टेंस कितना है 150 ओम। तो कह रहा है इस वोल्ट मीटर में कितनी रीडिंग आएगी। तो इस वोल्ट मीटर में वही रीडिंग आएगी जो ए और बी के क्रॉस होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों की इसमें पैरेलल में, पैरेलल में क्या होता है वोल्टेज सेम होता है। तो सिंपल से क्या करते हैं हमें सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखो अक्रॉस ए बी है ना, जो टोटल रेजिस्टेंस जो अक्रॉस ए बी वो कितना हो जाएगा। तो देखो 150 और 100 ओम किसमें है, पैरेलल में है। तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा 150 इंटू 100 डिवाइड बाई 150 प्लस 100, तो नीचे हो जाएगा 250। ठीक है, तो कैसे आउट करते हैं यहाँ से, तो आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 टाइम्स में हो जाएगा, और 5 से हो जाएगा ये 20 टाइम्स में। ठीक है, और 5 से हो जाएगा ये 3 टाइम्स में। तो ये आ गया आपका 60 ओम। ठीक, 60 ओम हो गया। 60 ओम भी 100 ओम कितने हो गया 60 ओम, और ये 100 ओम हो जाएगा टोटल। तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा इक्विवेलेंट, तो देखोगे ये 100 ओम। ठीक है, ये वाला 100 ओम बीसी के क्रॉस, और ए बी का जो हमारा था कितना आया था उधर आ गया था 60 ओम। तो टोटल आ गया 160 ओम इधर टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, करंट निकालेंगे, करंट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 160। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 एम्पियर। ठीक है, अब पूछा है कि कितना होगा ए बी के अक्रॉस वोल्टेज। ठीक है, तो देखिए इस ए बी के अक्रॉस जो टोटल हमारा रेजिस्टेंस कितना आया था 60 ओम। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज अक्रॉस ए बी कितना होगा, वही हमारा वोल्टमीटर का रीडिंग होगा। तो हो जाएगा आई इंटू आर, करंट कितना है 1/4 है ना, और रेजिस्टेंस कितना दिया था यहाँ पर आ गया था इक्विवेलेंट 60। तो करोगे तो हो जाएगा ये कितना आपका 15 है ना। तो जो टोटल वोल्ट मीटर रीड करेगा वो कितना रीड करेगा, हमेशा हमारा रीड करेगा 15 वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझना, अच्छा क्वेश्चन था, बेसिकली क्वेश्चन थोड़ा बेसिक क्वेश्चन था, पढ़ लेना समझ आ जाएगा करना। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन 9 लिखता है ये पोटेंशियोमीटर है ना। अब ये क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर का है, क्लास 12 में तो सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन हाँ ये आपके नीट के सिलेबस में नहीं है और जे के सिलेबस में भी नहीं है, बट सीईटी के सिलेबस में है, तो पढ़ना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन आपका 2022 का है, तो मे भी हो सकता है इस साल सिलेबस में ना हो, तो आपको पढ़ना ना पड़े। फिर भी मैं आपके पास कह देता हूँ, क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर है जिसका 2.4 वोल्टेज है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है। ठीक है, कह रहा है एक वायर है ए बी है ना, इस तो द लेंथ ऑफ दिस वायर ए बी कितना गिवन है, तो वो क्या उसने 2 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन कहा 2 मीटर का एक लेंथ है, तो 2 मीटर का लेंथ हो गया, और इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है, यानी टोटल रेजिस्टेंस जो ए बी वायर होगा, इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो आपका 10 ओम है। ठीक है, कह रहा है कि एक स्टैंडर्ड सेल है ना, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल, इसका मुझे कैलकुलेट करना है कि इसका ईएमएफ कितना है। तो कहता है स्टैंडर्ड सेल मेंटेन्स ए कांस्टेंट ईएमएफ वी। कह रहा है कि यहाँ पर इसका वोल्टेज कितना है वी, ईएमएफ वी है, और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम गिवन है, 0.2 ओम गिवन है, और ये बैलेंस होता है कहाँ पर 1.6 मीटर पर जाके बैलेंस हो जा रहा है ना। बैलेंस होने का मतलब है कि वहाँ पर रीडिंग कितनी हो जा रही है, गैलोमीटर की रीडिंग हो जा रही है 0, जब जहाँ पर बैलेंस होता है। ठीक, अब याद रखो बैलेंस कहाँ पर होगा, यानी जितना वोल्टेज है ना, मतलब कि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसलिए वोल्टेज कितना है यहाँ पर, इसलिए वोल्टेज यहाँ पर जो गैलोमीटर में रीडिंग शो कर रहा है 0, करंट 0, क्योंकि वोल्टेज सेम है। कहाँ का वोल्टेज, तो जो वोल्टेज इस पॉइंट और सी पॉइंट के बीच का वोल्टेज सेम है, तो जितना वोल्टेज ए और सी के बीच में होगा उतना ही वोल्टेज कहाँ होगा, इस ईएमएफ का भी होगा, है ना। आपने पढ़ा ना कि जब करंट फ्लो नहीं करता है, जब ओपन सर्किट में क्या होता है, ओपन सर्किट मतलब जब करंट फ्लो ना करे उस समय टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ सेम होता है, मतलब कि जितना टर्मिनल वोल्टेज ए और सी के बीच का होगा उतना ही हमारा ईएमएफ वी के इक्वल हो जाएगा ये। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि ए सी के अक्रॉस कितना वोल्टेज है ना, ये कैलकुलेट करना है हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या करना है सबसे पहले बात करते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें वोल्टेज चाहिए। तो वोल्टेज इक्वल टू क्या आता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस है ना, आई इंटू आर। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इस एसी में से कितना करंट जा रहा है और इस एसी लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस एसी का रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, फिर हम कैलकुलेट करेंगे पर करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो उसने कहा कि 10 ओम रेजिस्टेंस है कितने में, 2 मीटर में। ठीक है, तो 1.6 मीटर में कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 2 से 16 हो जाएगा 8, यानी 8 ओम आ गया, यानी 8 ओम है एसी का रेजिस्टेंस। इस एसी पार्ट का रेजिस्टेंस कितना है, यानी 1.6 मीटर जो गिवन है उसका रेजिस्टेंस कितना है, 8 ओम गिवन है। चलिए ठीक, बात करते हैं, अब निकालते हैं करंट कितना होगा। तो देखो है ना, पूरे ए बी वायर का रेजिस्टेंस कितना है, तो पूरे ए बी वायर का जो रेजिस्टेंस गया है उसने कहा 10 ओम, और 2 ओम तो इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। ठीक, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस पूरे सर्किट में ये ए बी का रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, और ये 2 ओम, वो दोनों जाएगा सीरीज में। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस बोलेंगे ऊपर हो जाएगा आर इक्विवेलेंट बोलेंगे, तो हो जाएगा 10 + 2 आ जाएगा आपका 12 वोल्ट, 12
ओम। वोल्टेज कितना दिया है 2.4 एम्पियर, तो करंट कितना हो जाएगा, करंट इक्वल टू हो जाएगा 2.4 डिवाइड बाई 12। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.2। ठीक है, तो यानी यहाँ से जो करंट आ रही है वो कितनी करंट आ रही है, करंट आ रही है 0.2 एम्पियर। ठीक है, और एसी का रेजिस्टेंस कितना है वो हमें गिवन है 8 ओम। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस एसी कितना आ जाएगा, तो वोल्टेज अक्रॉस एसी होगा आई इंटू आर, आई आ गया 0.2, और रेजिस्टेंस कितना है एसी का, वो है आपका 8 ओम, तो आ जाएगा यहाँ से 1.6 वोल्ट। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4। बात समझ गया। आते क्वेश्चन 10 लिखता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, कहता है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, ये पढ़ना। देखो एक मेरी बात ध्यान सुनना कि ये पेपर सीयूटी 2022 का है, सिलेबस में कुछ चेंज हुआ है अभी 2025 वाले में, तो कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो डिलीटेड होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सब बता दे रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। जैसे पोटेंशियोमीटर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन 10 मत पढ़ना, वो हो सकता है सिलेबस में नहीं है अभी इस बार, लेकिन ये आपके सिलेबस में पढ़ा हुआ है। तो हमें पता है कि है ना, पढ़ना अच्छे से, कुछ नहीं कहा है तो कहा है कि हमें पता है कि आई इक्वल टू होता है क्या, है ना। करने का मेरे पास बहुत सा तरीका है, आई थिंक अगर इसको मैं करना चाहूँ तो है ना, इसमें बचा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऐसे कर सकते हैं। तो एक सौ का तरीका होता है, हम ऐसे करते हैं, हमें पता है वी डी इक्वल टू कितना होता है, ई इंटू ई डिवाइड बाई एम इंटू टाउ। टाउ को बोलते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो वी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डी इक्वल टू हो जाएगा आपका ई डिवाइड बाई एम, और ई को लोगे क्या आप लिखोगे वोल्टेज डिवाइड बाई लेंथ, है ना, यानी लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इंटू हो जाएगा टाउ। तो पूछ रहा है कि ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर नहीं, है ना, टेम्परेचर के इन्वर्सली होता है ना। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका रिलैक्सेशन टाइम के, और आपका जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये कम होगा। ठीक है, तो यो तो मतलब अगर बात कहो कि टेम्परेचर के कैसे है, तो टेम्परेचर ये इन्वर्सली चलेगा क्योंकि टाउ होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, एंड रिलैक्सेशन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली बोल सकते हो कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ठीक, पहली बात। उसने कहा है डायरेक्टली बात करना, डायरेक्टली कौन है, क्या वोल्टेज है, तो हाँ वोल्टेज तो है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आपका अप्लाइड वोल्टेज के। लेंथ ऑफ द कंडक्टर नहीं, ये इनवर्सली है। ठीक है, एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इस पर डिपेंड ही नहीं करता है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी एस विद द टेम्परेचर टी फॉर ए सेमी कंडक्टर मटेरियल, है ना। सेमी कंडक्टर मतलब सिलिकन, सिलिकन का आपका रेजिस्टिविटी एस से शो कर रहे हैं, जिसको हम लोग रो लिखते थे जनरली, याद ना। देखो मैं इसको ए से शो कर रहा हूँ, और टेम्परेचर के साथ ग्राफ क्या बनता है, तो हमें पता है कि एज ए टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ता है तो सेमी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी हमेशा घटता है। ठीक है, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर फॉर द सेमी कंडक्टर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, लिखता है ए प्रोटोन एंड ए अल्फा पार्टिकल। ठीक है, एक प्रोटोन और एक अल्फा पार्टिकल है, मूविंग विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, सेम है, दोनों एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करते हैं परपेंडिकुलर टू द इट। देन कहता है देन द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ देयर ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी मतलब ये सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे तो इन दोनों के सर्कुलर पाथ का रेडियस का रेशियो कितना होगा। ठीक है, तो बोलते हैं आर ऑफ, देखो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो होता है एम वी डिवाइड बाई क्यू बी। ठीक है, इसको और अगर आप चाहो तो सॉल्व करना, तो इसको लिखते हैं √2 ओवर एम इंटू के, है ना, के को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई क्यू बी। ठीक है, के को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, यानी आप यहाँ से बोल सकते हैं कि जो आर है ना, दिस इंपैक्ट आप बोल सकते हो कि आर इज प्रोपोर्शनल टू √/m बाई क्यू। क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि दोनों का उसने कहा काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए कांस्टेंट, टू कांस्टेंट और सेम मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है। तो बात समझ आ गया कि जो रेडियस है वो इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है √/m डिवाइड बाई क्यू। तो हम बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ प्रोटोन डिवाइड बाई रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू बोल सकते हैं हम यहाँ पर कि √/ मास ऑफ प्रोटोन डिवाइड बाई मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रहा है वो किसके, चार्ज के। ठीक है, तो यहाँ पर हम चार्ज लिखेंगे तो चार्ज को क्या लिखना पड़ेगा, उल्टा, तो नीचे हो जाएगा चार्ज ऑफ प्रोटोन डिवाइड बाय चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अब लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो मास ऑफ प्रोटोन को मान लो अगर हमने एमपी लिखा है, ठीक है, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है, तो अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटोन होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। अच्छा, चार्ज कितना होता है अल्फा पार्टिकल पे, तो होता है 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटोन, तो 2 QP लिख दिया डिवाइड बाई QP।
ठीक है, कैंसल आउट करते हैं तो क्यूपी क्यूपी कैंसिल, एमपी एमपी कैंसिल, तो ऊपर ये 1/4 1/√4 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, और ऊपर भी 2, रेशियो कितना आ गया आपका 1/1 का, है ना। यानी दोनों का रेशियो कितना रहेगा, दोनों का रेशियो जो रहेगा प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, है ना, अल्फा पार्टिकल का जो रेडियस का जो रेशियो होता है वो 1:1 यानी सेम होता है। ठीक है, कब, जब दोनों के पास सेम काइनेटिक एनर्जी हो। ठीक है, तो याद रखना कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन बोथ, है ना, किसकी बात करें हम, बोथ कहते हैं, मतलब कि अल्फा पार्टिकल और हम बोल रहे हैं प्रोटॉन, दोनों के पास क्या हो, दोनों के पास सेम काइनेटिक एनर्जी हो। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 लिख रहा है एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड द इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस, है ना। कह रहा है जब इलेक्ट्रॉन को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फेंका जाता है, कैसे, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन को जिधर हम थ्रो कर रहे हैं, यानी जिस डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो बताओ इस पर फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू वी इंटू बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, बात समझ आ गया। v और b के बीच का एंगल कितना, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दैट मीन्स कि यहाँ पे थीटा कितना है 0 डिग्री, क्योंकि दोनों किसमें थे, दोनों के दोनों आपके सेम डायरेक्शन में है, जिधर हमारा वेलोसिटी उधर ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों के बीच का एंगल कितना 0 डिग्री, और साइन 0 की कितनी वैल्यू होती है, साइन 0 की होती है वैल्यू 0, तो फोर्स भी हो जाएगा 0। दैट मीन्स कि हम यहाँ से बोल सकते हैं कि नो फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं लगने वाला है इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पर हम 14, है ना। क्वेश्चन 14 देखते हैं, कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर एज शोन इन द फिगर एट पॉइंट ओ विल बी, कह रहा है हमें एक यहाँ पे एक वायर गिवन है ना, देखना कि वायर गिवन है, किस फॉर्म वायर गिवन है, तो एक हमें गिवन है स्ट्रेट वायर है कुछ पार्ट, एक पार्ट इसका सेमी सर्कुलर पार्ट है, और फिर से पार्ट हो गया स्ट्रेट, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। कह रहा है इसके पॉइंट ओ पर, मतलब ओ क्या होगा, इस सेमी सर्कल का सेंटर है, जिसका रेडियस कितना है, रेडियस कह रहा है आर है, तो कह रहा है कि इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना ऊपर कितना होगा। तो देखो सबसे पहले ध्यान देना कि यहाँ पर 3 पार्ट होंगे, 2 पार्ट इसका स्ट्रेट है ना, और एक पार्ट इसका क्या है, एक पार्ट इसका सेमी सर्कुलर है। ध्यान देना कि पहले हम चेक करते हैं क्या इस स्ट्रेट पार्ट के कारण, जो तार जो जो स्ट्रेट वायर है, क्या इसके कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगा या नहीं होगा। तो जज कैसे करते हैं, सिंपल देखो, इसको जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना ऊपर, वहाँ पर लाओ, क्या इसी के लाइन में आ गया, अगर इसी लाइन में आ गया तो इसका कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। किसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, मतलब कि आपका जो स्ट्रेट पार्ट था उसका कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो अब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर किसका होगा, तो जो होगा वो सिर्फ इस सेमी सर्कुलर पार्ट का होगा। ठीक है, जिसका रेडियस कितना है आर। ठीक है, और करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है आई। तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो याद रखना फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है कि B इक्वल टू होता है आपका म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r। ठीक है, इनटू हम लिखते हैं थीटा डिवाइड बाई 2 पाई। ठीक है, ये किसके लिए होता है, ये किसी भी आर्क के लिए होता है। जैसे हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करेंगे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करेगा, तो ये देखो क्वेश्चन आपके नीट के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो हमसे पूछा है कि यहाँ पे कितना, तो देखो आप इसके दोनों एंड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, दोनों पॉइंट को हमने से ज्वाइन किया यहाँ पर, देखो ये एंगल कितना बना यहाँ पर, तो बोलो सर यहाँ जो एंगल बन रहा है थीटा, ये तो आपका पाई है। ठीक है, तो थीटा के लिए कितनी होगी पाई, अब क्या करना, सिंपली वैल्यू को पुट कर दो, तो हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r। ठीक है, थीटा की वैल्यू हो गई पाई, डिवाइड बाई हो जाएगा 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल होगा, आंसर आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4r। ठीक है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इस फॉर्मूले क्या रखना, दिस फॉर्मूला इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द नीट के लिए भी फॉर्मूला उतना ही इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन इस पे आते हैं। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एन इलेक्ट्रॉन इज शूट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया है, थ्रो किया है मैग्नेटिक फील्ड में, जो किस डायरेक्शन में थ्रो किया गया है, तो मान लो अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर इनसाइड है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर प्लेन के अंदर बढ़ रहा है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड हम जो इलेक्ट्रॉन को थ्रो कर रहे हैं वो इसके परपेंडिकुलर है, मतलब नॉर्मल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कर देता द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट। कह रहा है इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या ना, इस जो इलेक्ट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी होगी, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ में से घूमना स्टार्ट करेगा, तो इस सर्कुलर पाथ में जब घूमेगा तो इसको इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकंड में ये कितने चक्कर घुमा लेगा। तो देखो हमें क्या क्या हमें पता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइड बाई टाइम पीरियड। ठीक है, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला रखना 2πm। ठीक है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πm। ठीक है, डिवाइड बाई QB, तो QB कहाँ चला जाएगा ऊपर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, देखना क्यों, क्योंकि जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, टी का फॉर्मूला होता है 2πm डिवाइड बाई QB। ठीक, अब चेक करते हैं हमसे क्वेश्चन क्या है, कह रहे इट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, क्या ये फ्रीक्वेंसी इन v के से इंडिपेंडेंट है,
हाँ तो है, ये तो दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड ही नहीं करता, ना ही ये वी पे डिपेंड करता है, ना ही इस सर्कुलर पाथ के रेडियस पे डिपेंड करता है ना, किसी पे डिपेंड नहीं करता, ना ये आर पे डिपेंड करेगा, ना ये वी पे डिपेंड करेगा। डिपेंड सिर्फ करेगा उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था, क्यू, मैग्नेटिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रॉन का मास कितना था, बस इस पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट। देखो बहुत ही फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, अगर आपने फॉर्मुला बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, समझ के पढ़ाया, तो क्वेश्चन आपके टफ नहीं होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 16, लिखता है टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू अ मीटर। हम क्या करते हैं, अगर किसी भी गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, इसके पैरेलल में एक हम स्मॉल रेजिस्टेंस लगाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू बहुत ही छोटी होती है, स्मॉल होती है, ठीक है। ये पूरा क्या बन जाता है, इस पूरे डिवाइस को हम लोग बोलते हैं एमीटर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट ए लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। एक हम लो रेजिस्टेंस लगाएंगे, यानी कि स्मॉल रेजिस्टेंस लगाएंगे किसके साथ, इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, ऑप्शन नंबर सी 3। आते क्वेश्चन नंबर 70, लिखता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए स्केलर सोर्स नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है, एक स्केलर चार्ज के कारण, मतलब चार्ज कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है, इससे निकलती है जो फील्ड है, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बात सही है, क्योंकि चार्ज कैसा होता है, चार्ज एक आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो बात सही कह रहा है, ऑप्शन 1 तो करेक्ट है। चू चेक करते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए वेक्टर सोर्स ई नोन एज करंट एलिमेंट आइडियल। कह रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड बी बनता है ना, तो करंट मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, तो आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, अगर ये थीटा है, ये छोटा सा लेंथ अगर डीएल है, जिसमें करंट अगर आई फ्लो कर रहा है, तो आर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, बी का फॉर्मूला क्या होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है। और लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं हम उसको, हमें लिख रहा हूँ वेक्टर फॉर्म में, लिखते थे आई डी एल क्रॉस आर, है ना, आई डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाई होता था हमारे पास आर क्यूब। तो ये जो आइडियल है ये क्या है, ये आपका एक वेक्टर सोर्स है ना। उससे बता कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय वेक्टर सोर्स, जिसको हम करंट एलिमेंट बोलते हैं आइडियल। तो बात सही है ना, ये आइडियल क्या है, एक करंट एलिमेंट है जो कि एक वेक्टर सोर्स होता है। तो ध्यान रखना, चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर सोर्स, बट आइडियल इज ए वेक्टर सोर्स, और वेक्टर सोर्स से हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, यानी ऑप्शन नंबर ए है ना, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू। एनसीईआरटी में लाइन दिया है, अच्छे से पढ़ना, एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है। आते क्वेश्चन नंबर 18, लिखता है विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर यूजिंग इन डूइंग लेजिक, है ना, मतलब हम जो आई सर्जरी के लिए हम जो लेजर यूज करते हैं, उसमें उस लेजर में किस टाइप की रे निकलती है, तो वो निकलता है हमारा अल्ट्रा वायलेट रे। क्या होती है हमारे, वो यूवी रे होती है, ठीक है, पढ़े ना, ये एप्लीकेशन है। हाँ, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 ये अच्छा क्वेश्चन लिखता है कि मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है। देखो आप कह रहा है कि हमें एक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, बी एक्स इक्वल टू कहा उसने 2 इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है, इंटू साइन लिखा 0.6 इंटू 10⁻³ प्लस 2 इंटू 10⁻11t, ठीक है, टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की पहली बात करते हैं, यहाँ पर दो चीज़ ध्यान देना। सबसे पहली बात कि मैग्नेटिक फील्ड आपका एक्स एक्सिस में है और वेव आपका ट्रैवल कर रहा है वाई डायरेक्शन में, ठीक है। 2 पॉइंट पहले ध्यान दो, इसी से हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, ठीक है। चलो हम बना लेते हैं, मान लो अगर ये हम ऐसा बना लेते हैं, इसको मैंने बोला एक्स है, तो ये वाई है, तो ये जेड है, ठीक है। तो कह रहा है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है एक्स में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर, एक्स डायरेक्शन में है, और वेव कहाँ चल रहा है, वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बात है ऑब्वियस आपका जेड एम में आना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, क्योंकि इस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। वेव जा रहा है आपका वाई डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर वाई लिखा है, मतलब ये वेव का डायरेक्शन बता रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होना चाहिए, ऑब्वियस बात है मैग्नेटिक फील्ड आपका जेड में होना चाहिए, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कहाँ होना चाहिए, वो जेड डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा या तो 4 होगा, ठीक है, तो कन्फर्म है, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो, जो हम डायरेक्शन निकालते हैं वेव का, वो कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन निकालते हैं, डायरेक्शन होता है वो ई क्रॉस बी करके निकालते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ से करके चेक कर लेते हैं, तो ये हमारा जा रहा है, वेव कहाँ जा रहा है, वाई डायरेक्शन, मतलब कि अलोंग जे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कहाँ था, मैग्नेटिक फील्ड था आपका वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, मतलब आई। तो ये पता है कि, है ना, कि के क्रॉस आई क्या होता है, पता है कि के क्रॉस आई ही होता है जे, ये आपने पढ़ा भी है कि क्या होता है के क्रॉस ना, तभी सेटिस्फाइड होगा ई, जब आपका के डायरेक्शन होगा तभी के क्रॉस आई आपका जे बनता है। तो ये आपको समझ आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहाँ पर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है ना, तो बहुत सा फॉर्मूला है। पहले तो आप तो स्पीड निकाल लो, है ना, ये आपका जो वेव चल रहा है, एक्चुअली वेव आपका जो चल रहा है ना, ये आपका वैक्यूम में चल रहा है, जिसमें सी की वैल्यू कितनी है
3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चाहे तो आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो ना इसे, है ना, इन दो वैल्यू से आप चाहे तो यहाँ पे से कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, वो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकलता है, चलो ये बताता है कि वी कैसे आया, यहाँ पर सी की वैल्यू वी के इक्वल कैसे आया भी देख लेते हैं। तो ये होता है हमारा, है ना, फॉर्मूला होता है ओमेगा बाई के होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब ओमेगा कौन है, के कौन है, तो के एक्स ये आपका के है, तो ये आपका 0.6, है ना, ओमेगा ओमेगा बाई के। तो ये आपका 2 × 10⁻11 ये हो गया, और ये आपकी के की वैल्यू 0.6। चेक करते हैं कितना आंसर आता है यहाँ से, तो इसे करते हैं, है ना, तो ये 2 बाई कितना आता है, 0.10⁻3 है ना, चलो 20⁻3 हो जाता। तो ये वैल्यू आता है आपका टोटल, हम बात करें तो ऊपर हो जाएगा आपका 2, तो ऊपर हो जाएगा 10⁹, है ना, तो हो जाएगा 1/3, 1/3 इंटू 10⁹, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, चलो हम सी के नहीं मानते हैं, स्पीड सी के इक्वल नहीं आ रही है, चलो वी का, है ना, वी आ गया, ओमेगा बाई के से आ गया इतनी स्पीड मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या होता है ना, जो आपका ई होता है ना, ई बाई बी इक्वल टू होता है वी। ठीक है, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी इंटू बी। ठीक है, वेलोसिटी कितनी गिवन थी, 1/3 इंटू 10⁹ है। ठीक है, और मल्टीप्लाई कितना किया था, 2 इंटू 10⁻⁻7, तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7। तो आंसर कितना आएगा, आंसर हो जाएगा आपका 2/3, है ना। तो इसको और कर सकते हो आप, कैसे इसको लिख सकते हो, हो जाएगा 200/3। ठीक है, तो 3×6 = 18। ठीक है, 3×6 = 18 आएगा, 2 जाएगा, फिर 6×18 66 आना चाहिए। तो आंसर आपका जो क्लोजली आंसर है वो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 4, है ना। जो क्लोजली आंसर कौन है आपका, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सही है ना, अभी लिखा था क्वेश्चन में ओमेगा टी, ठीक है ना, 0.6 × 10⁻3, हाँ, के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है ना, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 लिखता है द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू। देखो ये सिंपल क्वेश्चन, आपका ग्राफ क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, हम ये बनाते हैं, हमारा होता है इलेक्ट्रिक, इसको बोलते हैं करंट, है ना, इसको बोलते हैं लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट। आपको ग्राफ याद होगा, फोटो इलेक्ट्रिक, है ना, करंट। तो वाई एक्सिस में अगर हम होता है फोटोइलेक्ट्रिक करंट, वो डिपेंड किस पे करता है, इंटेंसिटी पे, है ना, इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नहीं, लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी आपका फोटोइलेक्ट्रिक करंट उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो पूछा था कि ये किसके प्रोपोर्शनल होता है ना, यानी फोटोइलेक्ट्रिक एमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, यानी इंसिडेंट रेडिएशन जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की, उतने ज़्यादा आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड होंगे। क्वेश्चन 21 कहता है कि कह रहा है कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन रेडिएशन ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी इज अलाउड टू इंसिडेंट इट इज कॉल्ड, है ना, सिंपल सा है, किसा क्या होता है इसका नाम, इसे हम कहा था हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी जब कोई लाइट, है ना, जब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। दिस फेनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बात समझ जाएगा 21। आते क्वेश्चन में 22 लिखता है एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है, एंड एक ड्यूट्रॉन है। ऑल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, सबके पास काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो कह रहा है बताओ इनमें से जो सबसे छोटा द्विविभक्त होगा वो किसका होगा। तो पढ़ते हैं, लैम्डा का फॉर्मूला होता है, हमें पता है, एक तो होता है एम वी बाई, होता है एच बाई पी। ठीक है, एच बाई पी यानी एच पी को हम कहते हैं मोमेंटम, मोमेंटम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी 2m इंटू के, है ना, काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि देखो सबके पास सेम काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √/m, मतलब कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। ठीक है, तो मास मैक्सिमम किसका होता है, तो हम बोलते हैं जो m जो मैक्सिमम जो मास होता है, मैक्सिमम जो मास होगा वो किसका होता है, यहाँ पर अल्फा पार्टिकल का। तो किसका होता है, हमारा अल्फा पार्टिकल का। तो अल्फा पार्टिकल का मास सबसे ज़्यादा होगा तो उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी जिसका मास ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गया, सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखना। इसमें 2-3 फॉर्मूला बताता हूँ, आप ये भी याद रख सकते हो। एक तो लैम्डा का फॉर्मूला होता है एच बाई पी, आप ये याद रखते हो। दूसरा फॉर्मूला होता है एच डिवाइड बाई एम बी, ये भी याद रखते हो। एक फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसको बोलते हैं √/2m इंटू काइनेटिक एनर्जी के ई, ये भी याद रखना। एक फॉर्मूला और होता है, इसको बोलते हैं एच डिवाइड बाई √/2 इंटू एम इंटू क्यू इंटू वी, इसको बोलते हैं एक्सलेटिंग पोटेंशियल, है, इसको याद रख सकते हैं। अगर आपसे नीट पूछा जाएगा तो नीट वाले बच्चे एक फॉर्मूला और रखना कि
लैम्डा एच डिवाइड बाय √2 इंटू एम, है ना। और काइनेटिक एनर्जी अगर गैस का पूछा जाए, गैस पार्टिकल्स जो मूव कर रहे हैं, तो गैस की जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है √3/2 kT, है ना। ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो इनका जो फॉर्मूला आएगा फॉर द गैस, तो लिख लेंगे लैम्डा इक्वल टू हो जाता है एच डिवाइड बाय, है ना। नीट में नहीं है आपका, सीयूटी के लिए नहीं है ये, नीट के लिए मैं बता दे रहा हूँ, होता है 3 mkT, ठीक है। ये किसके लिए रहेगा, ये फॉर्मूला रखना, ये होता है सिर्फ गैस के लिए। अगर गैस मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं तो उनके डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन 23, कहता है द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ 2 न्यूक्लियाई, है ना, हैविंग एटॉमिक मास नंबर 27 एंड 8, ठीक है। तो ये बताया फॉर्मूला होता है R इक्वल टू होता है R0 इंटू 8⁻⁴, ठीक है। ए होता है हमारे यहाँ एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, उसका पावर 1/3 करना है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम R1/R2 निकालना होगा तो क्या करेंगे, ये तो कॉमन टर्म है, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, R0 तो लिख लेते हैं, R0 कोई दिक्कत नहीं है। ए कितना यहाँ पर 27, तो 27 टू द पावर हो जाएगा 1/3, यानी इसका क्यूब रूट कर लो, डिवाइड बाई R2 लिख लो, R0 इंटू 8 का पावर 1/3, ठीक कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। चलो R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा, ये 27 का पावर 1/3, ये 3 का क्यूब है ना, और 8 आपका 2 का क्यूब है, तो आंसर होगा 3/2, ऑप्शन नंबर 1। आते क्वेश्चन 24, है ना। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में नहीं है लेकिन सीटी में दिया हुआ है ना, और नीट में भी इस क्वेश्चन नहीं है। देखो सिंपल सा कह रहा है कि एक ओरिजिनल मास है ना, एक N0 हमारा ओरिजिनल मास है, जिसकी हाफ लाइफ कितनी है, 4 साल। 4 साल होता है कि हर 4 साल के बाद उसकी वैल्यू आधी हो जाएगी, ठीक है। तो देखो सिंपल तरीका है ना, आधा करना हमेशा, है ना, हमेशा हाफ ऑफ कर देना है। तो कह रहा है बता 12 साल के बाद वो कितना बच जाएगा, तो हर 4 साल के बाद उसकी वैल्यू हाफ हो जाती है। तो दो तरीके से करते हैं, पहले बात कर लो कि पहले N0 था, ठीक है, तो 4 साल के बाद किसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, N0/2, इसको पता हाफ लाइफ मतलब कितने टाइम बाद इसकी वैल्यू आधी हो जाएगी, ठीक है। अगले 4 साल के बाद इसकी कितनी हो जाएगी, N0/2 का हाफ करो तो ये बन जाएगा N0/4 हो जाएगा, ठीक। उससे 4 साल और कर ले तो इसकी आधा कर लो, यानी N0/4 का आधा कितना हो जाएगा, N0/8, ठीक है। मतलब कि अभी मैंने कहा कि टोटल 12 साल है ना, 4 4 8 4 12, 12 साल के बाद उसकी वैल्यू 8 हो जाएगा ना, तो टोटल 12 साल के बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी, N0/8, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। एक और मेथड होता है क्या निकालने का, बताता हूँ कि कितना वैल्यू बच जाएगा ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आफ्टर T ईयर्स। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो बच जाएगा ना, अमाउंट ऑफ रिमेनिंग सब्सटेंस, यानी कितना बच जाएगा कुछ टाइम के बाद, इसका फॉर्मूला होता है 1/2n, ठीक है। 1 ऐसे लिख लो, या तो N0 इंटू N0 डिवाइड बाई 2n का फॉर्मूला होता है। अब n क्या होता है, तो n का फॉर्मूला होता है t डिवाइड बाई हाफ लाइफ, जैसे, है ना, जैसे यहाँ पर t कितना दिया था, 12 साल के बाद, ठीक है, और हाफ लाइफ कितनी गिवन थी, वो थी हमारी 4। तो यहाँ से कितना आ गया, n की वैल्यू अगर 3 आ गई, अगर वैल्यू भी यहाँ पुट करो तो हो जाएगा N0 इंटू 2 लिखना पड़ेगा, और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिंपली 8। तो इतना अमाउंट बच जाएगा, है ना, कितना, 12 साल के बाद। तो दो मेथड था, मैं 2 मेथड बता दिया आपको, देख लेना, ठीक है। आते क्वेश्चन नंबर 25, लिखता है क्वेश्चन में कि हमें यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर मैच करना है, क्या क्या है। देखो सबसे पहली बात हम तो क्वेश्चन नंबर 25 पे देखो यूरेनियम क्या यूज करते हैं। देखो यूरेनियम हम जो यहाँ दिया गया ये कि न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करिए, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या क्या होता है, यूरेनियम होता है, मॉडरेटर होता है, कंट्रोल रॉड होते हैं, और एक कूलेंट होता है। देखो यूरेनियम क्या होता है, यूरेनियम क्या है, यूरेनियम का काम करता है, यूरेनियम का हमारा फिशन रिएक्शन होता है, वो ब्रेक होता है ना, आपका बेरिलियम में ब्रेक होता है ना। तो ये क्या, इसका हम यूज करते हैं, यूज फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। पहली बात जो समझ आ गया। अभी नहीं पता कंट्रोल रोड क्या आता है, कूलेंट क्या होता है। देखो कूलेंट का तो काम होता है, कूलेंट मतलब होता है कि हीट, है ना, हीट को ट्रांसफर करना, कूलेंट मतलब ठंडा करेगा ना, हीट को ट्रांसफर करेगा। तो डी का तो 4 हो जाएगा, मतलब डी का 4, देखो पहला यहीं से दिख गया मुझे, डी का 4 है, ए का 3 हो जाएगा। कंट्रोल रोड क्या करना है, कंट्रोल करना है किसको, उसके रेट, जो रिएक्शन होगा वो बहुत फास्ट होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या होता है, उस रिएक्शन रेट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कंट्रोल रॉड का यूज करते हैं, जिसमें हमारा यूज करता है कैडमियम, है ना, कैडमियम का यूज करते हैं कंट्रोल रोड का। तो आपका सी का 1 हो जाएगा, तो चलो सी का 1 भी हो गया। तो और मॉडरेटर का काम करता है, मॉडरेटर का काम होता है स्लो डाउन द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अगर जो बहुत फास्ट मूव करे उसको मॉडरेटर का काम होता है फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को स्लो करना। तो ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा 3, ठीक है। ये भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, मतलब बोर्ड में नहीं था लेकिन सीयूटी में दिया था। अब फिर से मैं कह रहा हूँ कि 2022 का पेपर है, इस साल का सिलेबस देख लो, सिलेबस में है या नहीं है, नहीं है तो मत पढ़ना। आते क्वेश्चन 26 कहता है द डिफरेंस इन मास ऑफ ए न्यूक्लियस एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट्स न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड, है ना। कह रहा है कि जो डिफरेंस आएगा किस किस मास में,
कंस्टिट्यूएंट्स न्यूक्लियॉन्स, तो अपने पढ़ा होगा डेल्टा एम, हमने क्या कहते हैं, इसको कहा था हमने मास डिफेक्ट। फॉर्मूला क्या था कि जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, यानी टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड हो गया टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। इनका मास में से हम सब्ट्रैक्ट करें किसको, मास ऑफ न्यूक्लियस को, है ना, ये मास ऑफ न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो मास में डिफेक्ट आता है, इसे बोलते हैं मास डिफेक्ट। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन हमारा एटम चैप्टर क्वेश्चन लिखता है द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन्स रिज स्पेक्ट्रम बी 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो कहता है अब देन फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन पार्सन रिज। ठीक है, अब कुछ वैल्यू याद रखो, जैसे कि लाइमन रिज के लिए एन की वैल्यू 1 होती है ना, बामर्स रिज के लिए एन की वैल्यू 2 होती है, फिर होता है पार्सन के लिए एन की वैल्यू 3 होती है। बस हम 3 तक ही जाते हैं, लाइमन बामर पार्सन तक। ठीक है, हमसे पार्सन ही पूछा गया है। ठीक है, हमसे पूछा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा है। ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लाइमन रिज के लिए, है ना, तो मैं बात कर रहा हूँ शॉर्टेस्ट के लिए, है ना, किसके लिए, शॉर्टेस्ट के लिए। तो शॉर्टेस्ट के लिए जब बात करेंगे तो लाइमन सीरीज के लिए जो फॉर्मूला होगा तो वो फॉर्मूला होता है 1/λ। किसके लिए है, ये लाइमन के लिए है। फॉर्मूला होता है r डिवाइड बाई, देखो फॉर्मूला होता है r डिवाइड बाई एन स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, सिंपली बात करते हैं फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लाइमन सीरीज के लिए, तो लाइमन सीरीज के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/λ, है ना, लाइमन सीरीज के लिए हो जाएगा r डिवाइड बाई एन स्क्वायर। एन कितना है लाइमन के लिए 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपकी आर के लिए कितनी होगी, आर की वैल्यू हो गई 1/λ। ठीक है, और ये इसकी वैल्यू कितनी थी, लाइमन सीरीज के लिए आपके लिए वेवलेंथ की का वैल्यू कितना गिवन था 912। तो मैंने क्या किया, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दिया जो हमें गिवन था एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, लैम्डा के लिए थी। अब पूछा है हमसे किसके लिए, पार्शन के लिए, तो पार्शन के लिए फॉर्मूला होगा 1/λ, है ना, पार्शन के लिए तो फॉर्मूला होगा r डिवाइड बाई एन स्क्वायर। ठीक है, पार्शन के लिए कितना होता है 3, तो हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा ये r डिवाइड बाई 9 हो गया। ठीक है, तो लैम्डा पार्शन के लिए कितनी होगी, तो ये हो जाएगा 9 डिवाइड बाई आर। ठीक है, अब r के लिए कितनी है, तो 9 डिवाइड बाई, अब देखो इस r के लिए कितनी है, इस पूरे r की वैल्यू 1/912 है, तो लिखेंगे इसे 1 डिवाइड बाई 912। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 9 इंटू 912। ठीक है, सॉल्व करना, आंसर आएगा ये 9 जो होता है 81, मतलब 81 के आसपास कोई होगा, हाँ 82। सॉल्व करना तो आ जाएगा 8208 एंगस्ट्रॉम, है ना, ये वैल्यू हो जाएगी। इसकी वैल्यू हो गई, ये आपका पार्शन सीरीज के शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आते क्वेश्चन पर हम 28। अब क्वेश्चन कहता है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ टू द मिनिमम वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज। ठीक है, अब लाइमन सीरीज का मैक्सिमम और मिनिमम का पूछा गया है, तो एक फॉर्मूला बताते हैं फिर से, हमसे खैर लाइमन ही पूछा गया है, तो लाइमन के लिए मैं मैक्सिमम और मिनिमम का आपको बताता हूँ फॉर्मूला क्या क्या होता है। ठीक है, तो पहले एकदम मैक्सिमम का, तो 1 है ना लैम्डा मैक्सिमम, हम बात करें किसके लिए, लाइमन के लिए, फॉर्मूला आता है r इंटू 1 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर माइनस, है ना, हमसे पूछा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए ये वैल्यू होती है 2। ठीक है, ये चेंज होता है बस ये वैल्यू। ठीक है, फॉर्मूला जो बताता हूँ, एक आपको मैं अगर फॉर्मूला बता दूँ सिंपल, तो फॉर्मूला का जो फॉर्मूला होता है, खैर फॉर्मूला का नहीं चलना, सीधा ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करते हैं, बस लिखते हैं फॉर्मूला, ये लिखते हैं मैक्सिमम के लिए ना, तो ध्यान देना क्या चेंज करते हैं। लाइमन पूछा जाएगा तो लाइमन के लिए 1 होता है। ठीक है, तो ये 1 क्यों लिखा है, क्योंकि एन की वैल्यू 1 होती है लाइमन के लिए। अब पूछा है हमसे, तो इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगा r इंटू 1 माइनस 1/4, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 3r/4। ठीक है, ये 1/λ मैक्सिमम की वैल्यू थी, तो लैम्डा मैक्सिमम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो लैम्डा मैक्सिमम इक्वल टू हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 3r। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब बात करते हैं मिनिमम कैसे निकालते हैं, तो 1/λ मिनिमम अभी निकाला कुछ देर पहले हमने ना, इसको मैं कहा था शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का, अभी आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, वही लिखते हैं। तो फॉर्मूला था r इंटू, ये होता है लाइमन का, तो 1/स्क्वायर ही होगा, माइनस जब आपसे पूछा जाएगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो ये वैल्यू रहती है इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी का स्क्वायर, और इन्फिनिटी का स्क्वायर कितना होता है 0, तो वैल्यू कितनी बन जाएगी ओनली r। ठीक है, क्योंकि ये टर्म कितना बन जाएगा, ये टर्म हो जाएगा टोटल 0, तो ये हो गया 1/λ मिनिमम की वैल्यू। ठीक है, किसकी वैल्यू हो गई, ये 1/λ मिनिमम की वैल्यू, यानी दिस इंप्लाइज लैम्डा मिनिमम की वैल्यू कितनी, तो लैम्डा मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइड बाई आर। ठीक है, हमसे पूछा था इन दोनों का रेशियो बताओ कितना कितना होगा। ठीक है, तो रेशियो निकालते हैं,
तो रेशियो होगा लैम्डा, किसका पूछा देखो, मैक्सिमम बाय मिनिमम, तो लैम्डा मैक्स डिवाइड बाय लैम्डा मिनिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम का फॉर्मूला था 4/3R और मिनिमम कितना आया था 1/R। तो आर ने आर को मार दिया, आंसर आ जाएगा आपका यहाँ से 4/3। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला याद रखना और कुछ नहीं। जब आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम, है ना, तो हमसे पूछा जाएगा लाइमन के लिए, तो इसलिए मैंने पहली वैल्यू तो 1 होगी यहाँ पर। ठीक है, अच्छा दूसरा हम कैसे वैल्यू पुट करते हैं, तो जब हमें दूसरी वैल्यू पुट करना होगा ना मिनिमम या मैक्सिमम में, तो जब मैक्सिमम पूछा जाएगा तो याद रखना कि मैक्सिमम हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर 2 पुट करना। ठीक है, कि लाइमन के लिए n1 की वैल्यू 1 है, तो n इसको हम n2 बोलते हैं, n2 वैल्यू से क्या होता है, एक ज़्यादा हो जाएगी, तो 2 लिख लेना। जब आपसे पूछा जाएगा मिनिमम के लिए, तो यही दूसरी वैल्यू कितनी बन जाएगी, इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि अभी भी हमसे पूछा लाइमन के लिए, तो लाइमन के लिए तो n1 की वैल्यू 1 है, लेकिन जो दूसरा टर्म होगा वो हमसे पूछा मिनिमम के लिए, ये वैल्यू जाती है इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी कितना जाता है 0। आगे समझ आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। लिखता है इफ ए रे ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ध्यान देना, लाइट कहाँ जा रही है, लाइट जा रही है डेंसर से रेयर मीडियम। ऐसे मान लो कि लाइट आगे से डेंसर से जा रही है रेयर में, तो ऐसे चल जाएगी लाइट। ठीक है, ऊपर कैसा मीडियम है डेंसर, नीचे कैसा है रेयर। तो देखो पहली बात क्या क्या चेंज होगा, क्या चेंज नहीं होगा। लिखता है कि एनर्जी इंक्रीज, नहीं एनर्जी इंक्रीज नहीं करती। एनर्जी हम नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एनर्जी तो बढ़ेगी ही नहीं। अच्छा फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, ये सही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नो चेंज, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलता, ये बात सही है। फेज चेंज बाय 90 डिग्री, नहीं, ये फेज चेंज कब होता है 90 डिग्री से, ओनली रिफ्लेक्शन के केस में। ठीक है, ये 90 डिग्री में होगा, ये होता है ओनली इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी लाइट रिफ्लेक्ट बैक कर जाए तब होता है, इसमें ऐसा नहीं होता, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज, हाँ वेलोसिटी बढ़ती है, क्योंकि जब भी हम अगर डेंसर मीडियम में V1 था और रेयर मीडियम कितना है V2 है, तो जब डेंसर से रेयर में जाते हैं तो V2 ज़्यादा हो जाता है ना, रेयर में स्पीड ज़्यादा रहती है, तो ये भी सही है। कह रहा है वेवलेंथ डिक्रीज, नहीं वेवलेंथ ही बढ़ता है, स्पीड बढ़ता है तो वेवलेंथ ही बढ़ता है। नहीं, अगर ऊपर में वेवलेंथ लैम्डा 1 था और डेंसर मीडियम में, और रेयर मीडियम में अगर वेवलेंथ लैम्डा 2 है, तो याद रखना रेयर मीडियम का वेवलेंथ ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी वेवलेंथ भी नीचे आने पर तो वेवलेंथ क्या हो रहा है, वेवलेंथ आपका बढ़ रहा है, तो स्पीड भी बढ़ती है और वेवलेंथ भी बढ़ती है। कब, जब डेंसर से रेयर में जाते हैं तब, ध्यान देना डेंसर से रेयर में जाएंगे तब, तो स्पीड भी बढ़ेगी और वेवलेंथ भी बढ़ेगी। तो कह रहा है ई में कि वेवलेंथ डिक्रीज करता है, नहीं ये गलत है, तो ऑप्शन होगा ओनली ऑप्शन नंबर बी एंड डी। बात समझ आ गया। चलो आते अच्छा क्वेश्चन नंबर 30। लिख रहा है व्हेन ए फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू ए पिन जंक्शन डायोड देन, है ना, जब भी एक पिन जंक्शन डायोड में आप फॉरवर्ड बायस अप्लाई करते हो तो क्या होता है, मेजोरिटी कैरियर करंट बिकम जीरो, नहीं करंट तो फ्लो करता है ना मिली एम्पियर का, ये जीरो नहीं होता। बैरियर पोटेंशियल राइज, नहीं बैरियर पोटेंशियल कम हो जाता है हमेशा। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में हमेशा बैरियर पोटेंशियल कम होता है, जंक्शन का रेजिस्टेंस भी कम होता है। ठीक है, ये लिखा है जंक्शन रेजिस्टेंस इंक्रीज, नहीं ये भी कम होता है। ठीक है, विड्थ ऑफ डिप्रेशन लेयर रिड्यूस, ये सही है ना, सब डिक्रीज करता है, याद रखना यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज करता है, जंक्शन का रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, विड्थ ऑफ डिप्रेशन लेयर डिक्रीज करता है, सब डिक्रीज करता है इसमें तीनों वैल्यू, किसमें फॉरवर्ड बायस में। तो क्या करेक्ट ऑप्शन कौन सा था होगा, तो ओनली विड्थ ऑफ डिप्रेशन लेयर रिड्यूस, मतलब। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि मैच द फ्लोइंग, है ना, फ्लोइंग करना है, यहाँ पर मैच करना है। देखो यहाँ पर गिवन है फ्लो डायोड, जर्न डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड एंड ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर आपके सिलेबस में नहीं है तो ट्रांजिस्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ बात बताते हैं जो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। पहले आता है फोटो डायोड ना, देखो फोटो डायोड का यूज क्या करता है, फोटो डायोड क्या होता है, एक फोटो डिटेक्टर होता है, मतलब अगर उस पर कोई लाइट इंसिडेंट होगी तो वो उस पर रिस्पॉन्स करेगा। तो फोटो डायोड का यूज क्या होता है, इसको यूज करते हैं एज ए फोटो डिटेक्टर, यानी 1 का हो जाएगा 4, है ना, ए का हो जाएगा 4। जीरो डायोड का यूज क्या करते हैं, तो जीरो डायोड का यूज होता है, इसको हम यूज करते हैं एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, यानी बी का हो जाएगा 3। तो ए का 4, बी का 3, तो ऑप्शन नंबर 2 में ही आई थिंक मिल गया सब कुछ। चेक कर लेते हैं आगे और चीज़। लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड का यूज क्या करता है, जैसी चीज़ जो लाइट एमिट करते हो, उसका यहाँ का यूज हम कहाँ पर करते हैं, इसका यूज करते हैं हम लोग रिमोट कंट्रोल में। अब पूछो सर रिमोट कंट्रोल में कहाँ होता है लाइट एमिटिंग डायोड, तो आप देखोगे कि आपके रिमोट कंट्रोल में आगे एक डायोड लगा होता है, एक एलईडी बल्ब लगा होता है, जिसमें से इंफ्रारेड निकलती है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसमें से एक इंफ्रारेड निकलती है, मतलब वो भी एक टाइप का लाइट है। ठीक है, और ट्रांजिस्टर का यूज हम कहाँ करते हैं, ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं हम एज ए एम्पलीफायर में। तो आपका हो जाएगा सी का 1 और डी का हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ना, ध्यान से देख लेना एक बार। आते वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है मैच द फ्लोइंग, ये किस किस का ग्राफ है, हमें मैच करना है। ठीक है, पहला ग्राफ देखो, सबसे पहले बात करते हैं कुछ कुछ बातें आपके जो याद होनी चाहिए। पहली बात है कि जीरो डायोड हमेशा रिवर्स वाइज वर्क करता है, तो ये तो आपका जीरो डायोड है, यानी बी का 3 है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 में दिख जाएगा आपको यहाँ पर। ठीक है, जो डी है ये आपका
ये आपका सोलर सेल है ना, जो डी नंबर है ये क्या है, ये आपका एक सोलर सेल यानी डी का हो जाएगा 1, तो डी का हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 1 है ना। बाकी करना नहीं करना कर सकते हो, ठीक है। अब बात आता है हमारा फोटोडायोड होगा, फोटोडायोड का ये होता है ग्राफ है ना, ये ग्राफ होता है हमारा फोटोडायोड का, और एलईडी हमेशा वर्क करता है फॉरवर्ड बायस में, तो ये होगा फॉरवर्ड बायस का ग्राफ। तो ए का 2 हो गया, बी का 3 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का हो जाएगा 1। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। आते क्वेश्चन नंबर हम 33 लिखता है, चूज द लॉजिक ऑपरेशन। लॉजिक ऑपरेशन को हमें बताना है कि ये किस चीज़ का ग्राफ है, ठीक है। देखो ये ए है ना, ए को हमने दोनों से जॉइंट कर दिया, ये हमारा कौन सा गेट है, ये हमारा है नॉर गेट, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, ये बना देगा इसका ए का बना देगा ए बार, ठीक है। ये बी है, नॉर है, तो बी का बना देगा बी बार, ठीक। अब चेक करते हैं, फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, अब यहाँ से ए बार आ रहा है, यहाँ से बी बार आ रहा है, और ये हमारा नॉर गेट है। तो मुझे वाइट में जो आउटपुट मिलेगा वो होना चाहिए कैसा, वो हो जाएगा ए बार, ठीक है, बी बार, और क्या करना है, उसका लगाना है नॉर, क्योंकि जियो लगा मतलब ये नॉर गेट है, तो क्या करना है प्लस, मतलब और बना के फिर इसका बना दो नॉर ऐसे, ठीक। अब क्या होगा, आपने पढ़ा डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ से क्या होगा कि ये बन जाएगा, ए का बार तो पहले था ही, बी का बार पहले था ही, अब क्या होगा डी मॉर्गन्स लॉ जब अप्लाई करते हैं, ये जो होल बार था ना, होल बार दोनों पर अलग अलग हो जाएगा, ठीक। और ये जो प्लस था ये बन जाएगा डॉट, ठीक। अच्छा, ए डबल बार क्या बनता है, ए डबल बार हो जाता है आपका क्या, ये होता है सिंपली ए डॉट, बी डबल बार हो जाता है सिंपल बी। तो y इक्वल टू आ गया हमारा ए डॉट बी, ये किसका होता है, ये होता है हमारा एंड गेट है ना। एंड गेट में हम क्या लिखते हैं, y इक्वल टू ए डॉट बी लिखते हैं। ये आपके नीट का सिलेबस में भी है और आपका जेई के सिलेबस और आपके सीयूटी के सिलेबस में भी है ना, बोर्ड में ये नहीं। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 लिख रहा है, ए सर्किट एलिमेंट एक्स, कह रहा है एक सर्किट एलिमेंट है एक्स, कह रहा है कुछ भी है ना, मतलब रेजिस्टेंस कैपेसिटर इंडक्टर कुछ भी हो सकता है। कह रहा है कि जब हमने एक 200 वोल्ट के साथ अप्लाई किया, वोल्टेज लगाया, तो उसमें हमें कितना करंट मिल रहा है, 5 एम्पियर का, ठीक है। जिसमें है ना विच लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय पाई बाई 2, जिसमें करंट कितना है वोल्टेज से पाई बाई 2 पीछे है। मतलब कि अगर हम कह रहे हैं अगर वोल्टेज इधर पर है, इधर वोल्टेज होगा, तो उसका करंट कहाँ चल रहा है, पीछे चल रहा है, क्या ना, करंट लैग कर रहा है, करंट पीछे है कितना, पाई बाई 2 से। अब होता है कि इसमें होता है, ये होता है इंडक्टर में, दैट मीन्स कि इंडक्टर है, तो इंडक्टर का, अच्छा इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होगा, एक्सेल। तो उसने कहा कि इसमें जब हमने सिर्फ इसको लगाया था तो पीक वोल्टेज था 200 वोल्ट, उसमें करंट कितना था 50 एम्पियर। तो क्या होगा, वोल्टेज डिवाइड बाय करंट कर लेंगे, तो 200 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आ गया 40 ओम। 40 ओम क्या था, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस था। नाउ कह रहा है ए सर्किट एलिमेंट वाई, कह रहा है दूसरा एलिमेंट लेते हैं वाई लेते हैं, जिसको हमने सेम पिक वोल्टेज और सेम पिक करंट मतलब 200 वोल्ट और 5 एम्पियर करंट फ्लो किया। तो उसमें क्या हुआ, फ्लो विच इज इन फेज विद द वोल्टेज, उसमें करंट और वोल्टेज एक ही साथ आ गए, इधर वोल्टेज है उधर ही करंट है, ठीक है। दैट मीन्स कि क्या है, दैट मीन्स कि ये का रेजिस्टेंस है आर है, ठीक है। तो आर का फॉर्मूला क्या होगा, फिर से कहा सेम, सेम वोल्टेज है और सेम करंट था, तो इसका भी कितना आ गया 40 वोल्ट, 40 ओम आ गया। कह रहा है नाउ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड इन सीरीज, कह रहा है दोनों को लगा दो सीरीज में, मतलब इन दोनों को हम लगा देंगे सीरीज में। तो सब सिंपल बात कर रहा है, मतलब कि एक इंडक्टर होगा और हमारे पास एक रेजिस्टेंस होगा, इसको हम लगा दिए सीरीज में। और क्या करें, इसको हम एक वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं जिसका पीक वोल्टेज कितना है ना, सेम पीक वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं, मतलब 20 वोल्ट अप्लाई करते हैं। तो कहता है बताओ इसमें जो करंट फ्लो करेगा उसमें आई आर एम एस की वैल्यू कितनी होगी, है ना, हमसे आई आर एम एस वैल्यू पूछा गया है। इधर एक्सेल आ जाएगा, ये हमारा आर हो जाएगा। तो सबसे पहले में क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना करंट, करंट निकालने क्या चाहिए, करंट निकालने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले क्या हमें चाहिए, वोल्टेज और टोटल इंपिडेंस, इंपिडेंस जेड निकालेंगे, जेड का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, जेड का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम चाहे तो जेड निकाल सकते हैं, जेड कितना आएगा, तो 40 ना, 40 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर करोगे, ठीक है, दोनों वैल्यू सेम है, तो ये हो जाएगा आपका 40√2, यानी 40√2 ओम इज द टोटल इंपिडेंस, ठीक है। अच्छा, इसने हमसे पूछा आई आर एम एस पूछा, तो मुझे पहले वोल्टेज आर एम निकालना पड़ेगा। तो वी आर एम एस क्या होगा, वी आर एम एस बोलता है वी नॉट, है ना, वी नॉट बाई √2। तो पीक वोल्टेज कितना था, पीक वोल्टेज 200 वोल्ट, 200 डिवाइड बाई √2, तो वी आर एम एस आ गया। तो आई आर एम एस निकालेंगे, तो आई आर एम एस का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा वी आर एम एस डिवाइड बाई टोटल इंपिडेंस जेड। वी आर एम एस कितना आ गया हमारा 200/200 डिवाइड बाई √2, और जेड के लिए कितनी है, वो हमारा आ गया था 40√2, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा आपका 50 टाइम में कैंसिल, है ना, और ये बन जाएगा 50 डिवाइड बाय हो जाएगा आपका ये तो 40 ने 5 टाइम्स में हो गया कैंसिल, है ना, ये 5 टाइम कैंसिल हो गया। तो आपका जो आंसर आएगा ये बन जाएगा 5 और √2 हो जाएगा नीचे मल्टीप्लाई 2, तो 5/2 हो जाएगा आपका 2.5 एम्पियर। तो हमारे पास आई आर एम एस की वैल्यू जो आएगी, हम बोलेंगे जो आई आर एम एस की वैल्यू कितनी आई है, वो आपकी आ गई 2.5 एम्पियर, ठीक है।
क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना किसके बारे में बात कहा जा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 लिखता है टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप वी शुड इंक्रीज, है ना। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइड बाय फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, ठीक है। या तो इसको बढ़ा दो या तो इसको घटा दो, ठीक है। कह रहा है टू, इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, वी शुड इंक्रीज, हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो किसको इंक्रीज करना पड़ेगा, अगर मैग्निफिकेशन पावर को बढ़ाना है तो मुझे ऑब्वियस बात है ऑब्जेक्टिव वाले का फोकल लेंथ बढ़ाना पड़ेगा। तो बाय इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। देखो इस क्वेश्चन को मैं करूंगा एकदम शॉर्ट तरीके से, फॉर्मूले से करता हूँ ना। लिखता है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कर्व सरफेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। देखो अगर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है, याद रखना हमेशा, एफ का फॉर्मूला होता है आर डिवाइड बाई म्यू माइनस 1, ठीक है। कोई भी अगर एक साइड प्लेन है एक साइड कॉन्केव है ऐसा रहा तो फॉर्मूला यूज करेंगे, एक साइड प्लेन होगा एक साइड कॉन्केव होगा तो भी फॉर्मूला ये यूज करेंगे। अगर सिंपल कॉन्वेक्स या सिंपल कॉन्केव रहा, फुल लेंस रहा, है ना, ये किस लिए यूज करते हैं, ये फॉर्मूला हम देखो बताते हैं। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे अगर इस टाइप का लेंस रहा तो भी यूज करेंगे, या फिर मान लो हमारे पास लेंस किस टाइप का हो, लेंस अगर इस टाइप का हो तो भी यूज करेंगे ना। दोनों के लिए हम सेम फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा इसके लिए आर हम हमेशा लेंगे प्लस लेना, इसके लिए आर हमेशा लेंगे नेगेटिव, ठीक है ये बात। अगर मान लो हमारे पास अगर कंप्लीट लेंस होता, मान लो अगर हमारे पास एक पूरा कॉन्वेक्स होता या पूरा कॉन्केव होता, तब इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, तब इसके लिए फोकल का फॉर्मूला हो जाएगा आर इक्वल टू एफ इक्वल टू आर डिवाइड बाई 2 इंटू म्यू माइनस 1, ठीक है। प्रूफ से आता है, प्रूफ नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, जल्दी कर पाएंगे। तो हम तो ए पूछा गया है, ठीक है। कर अब आपका फोकल लेंथ कितना होना चाहिए, ठीक है। तो फोकल निकालेंगे तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा आर। अब बताओ आर क्या लेंगे, प्लस या माइनस। तो उसने कहा कि कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्स लेंस का आर हमेशा होता है प्लस, तो प्लेन कॉन्वेक्स का आर हो जाएगा 20, आर हो गया, ठीक है। फिर इसका पीछे 20 डिवाइड बाई म्यू माइनस 1, म्यू कितना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5, तो 1.5 माइनस 1 तो आ जाएगा आपका 20 डिवाइड बाई 0.5, ठीक है। पॉइंट आओगे तो ऊपर एक 10 आ जाएगा और ये 2 टाइम में हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर। और याद रखना प्लस में होगा, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स था इसलिए, कॉन्केव होता तो माइनस में आता आंसर। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। ये क्वेश्चन मैं करता हूँ शॉर्ट तरीके से, बताता हूँ कैसे करना क्या आपको। पहले आपको छोटा सा प्रूफ बताता हूँ कि जब भी आपका मिरर फॉर्मूला आएगा तो मिरर का फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, है ना। मैं छोटा सा प्रूफ करता हूँ फिर आपको बताऊँगा कैसे हम जल्दी जल्दी आंसर निकालते हैं। तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, ठीक है। तो यहाँ से यू एफ कॉमन आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ये बन जाएगा u माइनस एफ, ये आगे वैल्यू आपकी 1/v, तो v का फॉर्मूला कितना आ गया यू एफ डिवाइड बाई यू माइनस एफ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ना, मिरर फॉर्मूला हम इसी को यूज करते हैं हमेशा ना। 10th वाला मत पढ़ना, ये +2 में हम ऐसे पढ़ते हैं ये वाला फॉर्मूला, इसे याद रखो, ठीक है। अब इससे कुछ बातें और बताते हैं। देखो हमें पता है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u लिखते हैं, ठीक है। चलो -v/u करते हैं, चलो ये u था, इस u किधर ले जाए तो लिख सकते हैं यहाँ से, और v को इधर u को नीचे ले जाना और साइन लगा लेना माइनस, ठीक है। तो यहाँ से लगता है कि -v/u का फॉर्मूला आप सकते हो क्या, -f डिवाइड बाई u माइनस एफ, ठीक है, याद रखना -f डिवाइड बाई u माइनस एफ। तो एक तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एक और आ जाएगा, कौन सा याद रखना कि -f डिवाइड बाई u माइनस एफ होता है ऐसे, ठीक है, एक फॉर्मूला याद आ, ठीक। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एक और होता है, वो होता है हमारा हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम देखो हम सिर्फ इन दो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो कह रहा है ए बॉय ऑफ हाइट 1 मीटर, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन है, एचओ गिवन है 1 मीटर, इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, है ना, कॉन्वेक्स मिरर के सामने खड़ा है। हिज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू फोकल लेंथ, कह रहा है इसका जो डिस्टेंस है ना, यू किससे इक्वल है, यू को बोलते हैं ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो कितना है, वो फोकल लेंथ के ही इक्वल है। तो कहता है बताओ देन फाइंड द हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन दो फॉर्मूला को करके इक्वेट कैसे, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हो जाएगा -f डिवाइड बाई u माइनस एफ, ठीक है। अच्छा लेंस कैसा है, मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा होता है पॉजिटिव, तो हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज मुझे कैलकुलेट करना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया उसने 1 मीटर इक्वल टू हो जाएगा तो -f, ठीक है, डिवाइड बाई -f। अब u कितना होगा, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा होता है नेगेटिव, ठीक है, याद रखना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। रियल ऑब्जेक्ट लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा होता है नेगेटिव, तो यू के लिए कितनी हो जाएगी माइनस, और कितना -f के इक्वल, क्यों -f के इक्वल, उसने कहा है कि उसका जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ के इक्वल कह रहा है, तो u तो f के इक्वल होगा और माइनस इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें होता है नेगेटिव, तो u का पुट करना पड़ेगा -f, है ना, लिख लिया मैंने ऐसे करके। अब सॉल्व करते हैं, तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा -f डिवाइड बाई -2f,
तो माइनस माइनस कैंसिल, एफ एफ कैंसिल, आंसर आ गया 1/2। 1/2 का मतलब हो गया 0.5 मीटर। तो हाइट ऑफ बॉय का अगर 5 मीटर तो उसके हाइट ऑफ इमेज कितनी बनेगी 0.5 मीटर का। और करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 4। ध्यान रखना CUT का फिजिक्स टफ लगता है सभी बच्चों के लिए। फिजिक्स ऐसे टफ भी होता है, अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा है, कंसेप्चुअल नहीं पढ़ा है, तो आपको फिजिक्स हमेशा से टफ लगने वाला है। ठीक है, फॉर्मूला देखना, फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। अब आता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। कह रहा है देखो हम ये सिंपल से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कितना हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 38। देखो मैंने कुछ क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं जो सिलेबस का पार्ट नहीं, तो वो क्वेश्चन हम नहीं कराने वाले हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पर हमसे कह रहा है देखो सिंपल फर्क है, फेज डिफरेंस है ना, सिंपल बात चला कि ये बात कर रहा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है। आपको पूरा कहानी पता है क्या होता है, इंटरफेरेंस कैसे बनता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, सब कुछ पता है। तो कह रहा है कि अगर फेज डिफरेंस अगर फाई है ना, और टू सुपर इम्पोजिंग वेव इम्पोज कर रहे हैं, तो बताओ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो बताओ उसमें फेज डिफरेंस का फॉर्मूला कितना होगा। तो पता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2n पाई। ठीक है, कितना होता है 2n पाई, और जहाँ पर n स्टार्ट होता है कहाँ से, 0 से 0 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, पी लिखा है, पी क्या है पता नहीं, तो है ना, तो बोलेगा नन। ठीक है, अब लगे यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं, क्योंकि 2n पाई कहीं नहीं लिखा हुआ है। आई थिंक मे भी हो सकता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक की जगह उसने 2n पी की जगह पाई लिखना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता अगर पी की जगह पाई होता। तो नहीं दिया है तो हम बोलेंगे कोई भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि टू सोर्स ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट, है ना। देखो दो केस क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडी वाले क्वेश्चन थे, मतलब इस पे आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, इस पैसेज पे आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो 10 क्वेश्चन तो दो केस स्टडी आएंगे, तो 10 क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा। कह रहा है कि टू सोर्स इंटेंसिटी आई नॉट है, ईच हैव ए रेंडमली वेरिंग फेज डिफरेंस 5। ठीक है, कह रहा है उसका भी जो फेज डिफरेंस है वो 5 वेरी कर रहा है, रैंडमली वेरी कर रहा है। मतलब समझो अब ना ही यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव होने वाला है ना ही डिस्ट्रक्टिव होने वाला है। तो अगर ऐसे दो सोर्स मिलेंगे तो उनकी नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना होगा। तो जो आई नेट का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, वो होता है सिंपल I1 + I2, है ना। कब के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, जब होता है टाइम वेरिंग, मतलब फेज डिफरेंस वेरी कर रहा हो तब। तो दोनों के लिए अगर आई नॉट है, दोनों सेम सोर्स थे, तो दोनों का आई नॉट होगा, तो जो नेट इंटेंसिटी आएगी वो बन जाएगा आपका सिंपल 2I0। याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि वहाँ पर लिखा था कि वेरिंग क्या है, उसने कहा कि रैंडमली वेरिंग फेज डिफरेंस था इसलिए। ठीक है, आते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। ये अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना, ऑपरेंड ऑन द स्क्रीन हमें मिलता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें फ्रिंज मिलती है। कह रहा है इफ़ वन ऑफ द स्लिट इज क्लोज, कह रहा है इस टू को अगर हमने क्लोज कर दिया तो बड़ा क्या होगा। देखो अब बात है, दो लाइट आ रही थी, जैसे आपने इसे क्लोज करोगे तो इंटेंसिटी तो घट जाएगी, पहली बात है ना, इंटेंसिटी तो हमेशा घटेगा, ये बात आपको कन्फर्म है। क्योंकि लाइट एक मतलब समझ लो दो बल्ब जल रहा है, एक बल्ब को ऑफ कर दो तो लाइट की इंटेंसिटी अब रूम में कम हो जाएगी, तो इंटेंसिटी कम होगा। ठीक है, तो कोई भी इंटेंसिटी हो तो सब कम हो जाएगा। जो ब्राइट इंटेंसिटी थी, मतलब जो आपका ब्राइट फ्रिंज था, उसकी भी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तो इंटेंसिटी विल डिक्रीज। ठीक है, अब बात करता है कि फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होगा। देखो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू लैम्डा d/d। ठीक है, तो बोलोगे जैसे इसको आप गायब कर दोगे ना, इससे क्या होता है ना, इससे क्या होता है कि आपके डी की वैल्यू समझ लो कि अब लाइट क्या मतलब सिंपल से बाल ना, आप समझ लो ऐसा कि अगर हम रूम में एक बल्ब जलाते हैं, है ना, तो बल्ब से लाइट कहाँ होती है स्प्रेड, तो देखो कि लाइट पूरी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाती है। तो इससे क्या होगा, स्प्रेड होने का मतलब है कि जो भी फ्रिंज बन रहा होगा उसकी विड्थ बढ़ जाएगी, है ना। तो क्या उसे बोलते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा डिक्रीज। इंटेंसिटी कम इसलिए हो रही है क्योंकि एक स्लिट को हमने बंद कर दिया, और विड्थ क्या होगी, विड्थ सेंट्रल मैक्सिमा की हमेशा बढ़ जाएगी। ठीक है, इसको सोचाते समझ लो कि अगर ये डी कम होता तो बीटा बढ़ जाता, है ना। डी क्या था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, अगर एक स्लिट को बंद कर दोगे तो एज्यूम कर सकते हो कि डी कितना हो गया, डी की वैल्यू हो जाएगी इन्फाइनाइट, है ना। अगर डी इन्फाइनाइट होगा तो बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 0, मतलब कम हो जाएगा बीटा। तो ऑप्शन नंबर 3। आते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज हाफ। कह रहा है कि बीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा लैम्डा d/d। ठीक है, कह रहा है नया फ्रिंज विड्थ क्या होगा, है ना, अगर कह रहा है कि सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज हाफ, यानी स्मॉल डी को आप d/2 कर लो, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द फ्रिंज डबल, और जो कैपिटल डी था इसको आप 2d कर लो। तो बताओ बीटा डेस कितना आ गया, तो नीचे का 2 पर जाकर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा 4 लैम्डा d/d। या फिर बोल सकते हो कि ये 4 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फ्रिंज, जो पहले फ्रिंज था उसका 4 गुना हो जाएगा। तो 4 गुना को हम क्या बोलते हैं, 4 टाइम्स को हम लोग बोलते हैं ना क्वाड्रपल्ड बोलते हैं ना, क्वाड्रपल्ड मतलब 4 टाइम्स होता है इसका। तो इसका मतलब हो सकता है, इसको हम बोलते हैं 4 टाइम्स ही बोलते हैं, इसका मतलब होता है। ठीक है, तो सिंपल सा था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था।
आते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारे 42। ठीक है, 42 कहता है इन यंग सिल्वर सीट सीमेंट इफ फ्रिंज विड्थ 0.4 मिलीमीटर। कह रहा कि पहले फ्रिंज विड्थ कितना था, 0.4 मिलीमीटर था। ठीक है, कह रहा इफ द होल एपरेटस इज इमर्ज इन वाटर ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 4/3। अगर पूरी सिस्टम को अगर किसी वाटर के अंदर सिमर्ज कर दे तो बताओ फ्रिंज विड्थ क्या होगी। तो ऑब्वियस बात है फ्रिंज विड्थ घटती है, मैंने पहले भी कहा था फ्रिंज विड्थ हमेशा घटती है। ठीक है, तो घटेगा तो या तो 0.3 होगा, है ना, या तो 540 माइक्रोमीटर होगा, यानी 3 और 4 में होगा। अच्छा, नया फ्रिंज विड्थ कितना होगा, तो जो नया फ्रिंज होता है उसका फॉर्मूला होता है पहले का फ्रिंज विड्थ डिवाइड बाय रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये 0.4 मिलीमीटर था और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दिया उसने, कहा 4/3। तो 3 चला जाएगा ऊपर तो लिख सकते हैं कि 3 इंटू 0.4 डिवाइड बाई 4, ये चला जाएगा 0.1 टाइम्स में, तो आंसर आ जाएगा आपका 0.3 मिलीमीटर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन 42 का करेक्ट आंसर आएगा 0.3 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर 3। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 43। फिर से क्या है, आपके पास एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जिस पे आपके 5 क्वेश्चन होंगे और इस पर आपको आंसर करने हैं, है ना। तो सेम पैसेज होगा, सब कुछ डेटा सेम होगा, बस हमें यहाँ 5 क्वेश्चन करना है। कह रहा है कि हमें गिवन है कि एक रॉड है PQ, है ना, जो V के स्पीड से क्या कर रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसा हो सकता है कि ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल होगा, तो इसके बीच में क्या बन जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। कैसे डायरेक्शन में, नीचे डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड गिवन क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B गिवन है 0.5 टेस्ला। ठीक है, इस रॉड का लेंथ गिवन कितना है, 15 सेंटीमीटर। मतलब जो रॉड PQ दिया है इसका लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर हमें गिवन है। तो कहता है कि और इस रॉड का हमें क्या गया है, द रेजिस्टेंस ऑफ द क्लोजिंग लूप, है ना, इस पूरे लूप का रेजिस्टेंस कितना है, 180 मिली ओम। मतलब पूरा जो रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक पूरा होगा ना, इस पूरे लूप का रेजिस्टेंस कितना है, 180 ओम गया है। तो कह रहा है कि अगर के इज ओपन है, अगर के ओपन होगा, जब के ओपन होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन ईएमएफ इंड्यूस होगा। और रॉड मूव कर रहा है कितने, 20 मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड से, है ना, आगे मूव कर रहा है। तो कह रहा है कि बताओ इसका इसमें जो मैग्नीट्यूड इंड्यूस होगा, उस ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो सिंपल सा पता है कि इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्म होता है, ई का फॉर्म होता है V/V/L, जब सब कुछ एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, है ना। तो सिंपल से यहाँ पर सब कुछ परपेंडिकुलर ही है ना। देखोगे तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे है, रॉड आगे जा रहा है, लेंथ अंदर की ओर है ना। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, रॉड ऐसे जा रहा है, ये एंटर 90 डिग्री, ये लॉस रॉड का लेंथ है, और रॉड V के स्पीड से जा रहा है आगे, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ था, मान लो नीचे ऐसे। तो सब कुछ क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो सिंपल डायरेक्टली हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो B की वैल्यू अब 0.5 टेस्ला, वेलोसिटी गिवन 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 12 इंटू हो जाएगा 10⁻² मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, लेंथ गिवन उसमें 15 सेंटीमीटर, तो 15 इंटू 10⁻² हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट। पूरी वैल्यू सॉल्व करना तो ये आपका आंसर आएगा 9 इंटू 10⁻³ वोल्ट। तो सिंपल था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इजी था करना। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 44। लिखता है कि फिगर शोन इन द फिगर, सब कुछ सेम है। कह रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द रॉड व्हेन के इज क्लोज। जैसे आप के को क्लोज करोगे इसमें करंट फ्लो करेगा। ठीक है, करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, अब करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, इसमें एक फोर्स लगेगा। ठीक है, उस फोर्स का पहला फॉर्मूला कितना होगा। ठीक है, अब इसमें करंट क्यों फ्लो करेगा, करंट इसलिए फ्लो कर रहा है क्योंकि रॉड आगे जा रहा है। रॉड आगे जा रहा है तो क्या होगा, सबसे पहले देखो जो फोर्स का फॉर्मूला होता है ना, फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका I इंटू एल क्रॉस बी, यानी ILB, है ना, बोलते हैं I इंटू एल इंटू बी। अब करंट कहाँ से आएगा, तो करंट आएगा इंड्यूस करंट थे। इंड्यूस करंट का फॉर्मूला क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। अच्छा, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, अभी निकालता हमने, कितना आया था बैक वाले क्वेश्चन में। देखो उसी पूरा ना सब कुछ एक दूसरे से कनेक्ट रहेगा, कनेक्टेड पूरा। ठीक है, तो जैसे हम देखें यहाँ पर देखोगे कि अभी पहले वैल्यू हमारी वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आया था 9 इंटू ईएमएफ के लिए थे 9 इंटू 10⁻³ तो ईएमएफ का हो गया 9 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। रेजिस्टेंस के लिए कितनी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है यहाँ पर 180 मिली ओम। तो 180 मिली ओम का मतलब 180 इंटू 10⁻³ ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/20 है ना, 9/118 हो जाएगा, 1/2 80 एम्पियर। ठीक है, करंट आ गया। अब फोर्स का फॉर्म लगा सकते हैं यहाँ पर, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला होगा ILB, है ना। तो आई कितना गया 1/20, लेंथ कितना था, उसने कहा लेंथ का था 15 सेंटीमीटर, तो 15 इंटू 10 का पावर हो जाएगा -2, और मैग्नेटिक फील्ड कितना था 0.5 करेंगे तो नीचे चलो 0 आएगा, 10 आ गया। ठीक है, अब कुछ और करते हैं तो आई थिंक कैंसल आउट होगा, ये 5 से ये 2 टाइम्स में हो जाएगा। ठीक है, और 5 से ये 4 टाइम्स में होगा, 4 टाइम या 5 से हो जाएगा 3 टाइम्स में। तो ऊपर आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 8 इंटू 10⁻² आना चाहिए ऐसे। अब 3/8 कितना होता है, चेक करना, सब कुछ सही सोचना चाहिए। 3/8, ठीक है, 10⁻², एक बार सही से वैल्यू चेक करना, तो है ना, पूरी वैल्यू सॉल्व करना, हमसे 4 से पूछा है ना। हाँ,
तो एक बार चेक करना कि वैल्यू कितनी आती है। आई थिंक देखा था 3.75 आएगा। एक बार कैलकुलेशन को आप सही से चेक कर लेना, ठीक है, कि ये वैल्यू आती कितनी है। मे बी 3/8 नहीं होगा। सब कुछ चेक करो तो 9 2 1/20 है ना, हो गया। आई हो गया, लेंथ हो गया 15 इंटू -2 और था 0.5 टेस्ला। तो 1/2 5 से 3 टाइम्स में, 5 से 4 टाइम्स में, ठीक। तो हो जाएगा 3/8। 3/8 कितना होता है, तो 3/8, ठीक है। तो एक बार चेक करना, आंसर आ जाएगा आपका 0. है ना, वैल्यू कितनी इतनी आनी चाहिए कुछ, ठीक है। तो आपका यहाँ से काम हो जाएगा, ठीक है। चेक करने पर अच्छे से कैलकुलेशन आप चेक कर लोगे, वो काम आपका है। आते क्वेश्चन नंबर 45 में लिखता है कि पावर रिक्वायर्ड है ना, आपसे पूछा कि पावर कितना चाहिए होगा, ठीक है। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है ना, पावर देखो, पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स अभी पहले कितना आया था, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारा फोर्स कितना आया था, फोर्स आया था 3.75, है ना। तो 3.75 आया था, इंटू था 10⁻², ठीक है। और वेलोसिटी कितना था, 12 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो 12 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकंड करेंगे, ठीक है। तो 3 पॉइंट आपका जगह 3 पॉइंट कितना 3.75 और इसका मल्टीप्लाई करो कितने 12 से, तो आएगा कुछ 45 आएगा ना। तो ये हो जाएगा आपका 45 इंटू 10 हो जाएगा -4, और इसको चाहो तो आप सकते हैं 45 इंटू 10⁻³ वाट। तो ये आपका यहाँ से आ गया, पावर भी निकल के आ गया, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में था। तो बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन आता है इसका 46 नंबर, ठीक है। कह रहा है कि पावर डिसिपेटेड एज हीट इन द क्लोज सर्किट। देखो पावर डिसिपेट का जो फॉर्मूला होता है ना, पावर का फॉर्मूला वो होता है I²/R या होता है V²/R। मैं कौन यूज करूँगा, मैं यूज करूँगा V²/R का। क्यों, क्योंकि अभी हमने V² हमने कैलकुलेट किया था, या फिर आप चाहो तो I²R से भी कर सकते हो, है ना। क्योंकि I² कितना आया था, 1/20 आया था, तो ये जाएगा 1/20 का स्क्वायर कर लेते चलो, है ना। और रेजिस्टेंस ने कहा 180 मिली ओम, मतलब 10⁻³ है ना, हम इसे यूज कर लेते हैं। तो हो जाएगा आपका 180 हो गया, नीचे आपका हो जाएगा 400 हो जाएगा, ऊपर हो गया है 10⁻³ ठीक है। 0 से 0 कैंसिल होगा, और ये आपका हो जाएगा कितना 18 डिवाइड बाई आपका 40 था, तो आ जाएगा ये आपका 0.45, है ना। 0.45 इंटू, फिर चेक कर लेंगे ना 1/20, ठीक है। तो ये भी कुछ आपका आंसर है कुछ ऐसा ही 4.5 समथिंग आ जाए। 4.5 इंटू 4.5 इंटू 10⁻³ वाट, है ना। तो इतना ही रहेगा अभी तक हमने कैलकुलेट किया था, हाँ, ठीक है। और आता है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। कहता है कि द इंड्यूस इमेज प्रोड्यूस इन द मूविंग रॉड इफ मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स पैरेलल टू द रेल, है ना। कह रहा है कि अगर जिधर हमारा रेल मूव कर रहा, मतलब जिधर हमारा लेंथ ए बी मूव कर रहा था, मान लो अगर ए और बी, कह रहा है जिधर हमारा रेल मूव कर रहा है वी के स्पीड से, उधर ही अगर मैग्नेटिक फील्ड बी हो जाए, तो कह रहा है बताओ ईएमएफ कितना हो जाएगा, है ना। इंस्टेड ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पहले तो परपेंडिकुलर था, अब क्या हो गया, अब हो गया पैरेलल। तो पैरेलल हो गया तो थीटा कितना हो गया 0। तो जो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है, वो प्रॉपर जो फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला होता है वी क्रॉस बी डॉट एल आता है ना, ये होता है प्रॉपर फॉर्मूला। तो देखो कि यहाँ पर वी, यानी से बोल सकते हो ये वी बी साइन थीटा डॉट एल है, ठीक है, डॉट एल होगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ थीटा कितना है, थीटा 0 हो जाएगा, तो साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इमेफ भी कितना आ गया, इमेफ की वैल्यू भी हो गई यहाँ पर 0। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 नंबर कंप्लीट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे 2022 का आपका सीडी का पेपर था, जो मैं आपको सॉल्व करा दिया है। बाकी आपको हम 23-24 का भी पेपर ट्राई करेंगे, अकाउंट एटलीस्ट 24 का पेपर आपको सॉल्व करा दे पूरा, कि क्वेश्चन पैटर्न कैसा आया था। पैटर्न का लेवल ये होता है, इनसेट लेवल होता है, बाकी आपको क्वेश्चन सारे फॉर्मूले अच्छे से पढ़ने होते हैं, बस इतना ही करना है। और अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है तो आपका कहीं ना कहीं आपका नीट का प्रिपरेशन हो जाएगा। तो बाकी एक्सरसाइज अकेडमी यूट्यूब पे सर्च करना, एक्सरसाइज अकेडमी हमारा नया चैनल, इसको भी आप सब्सक्राइब करो, जिसमें हम लोग प्रॉपर वीडियो अपलोड करेंगे फ्यूचर के लिए ना, अच्छी वीडियो आपके करियर से रिलेटेड होगी, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और आपके जो फ्रेंड्स होंगे जो 11th में है 10th में, उनको बोल सकते हो चाहे तो झारखंड एजुकेशन ग्रुप को ज्वाइन कर लो। यहाँ से आपको सारे रिलेटेड एग्जाम रिलेटेड सारे अपडेट यहाँ पर मिलते रहेंगे।